एवरीवन, आज के इस सेशन में हम सॉल्व करने वाले हैं कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि रिलेटेड होंगे क्लास 10th केमिस्ट्री के चैप्टर कार्बन एंड इट्स कंपाउंड से। प्रीवियस सेशन में ये वाला चैप्टर हमने बहुत अच्छी तरीके से रिवाइज कर लिया है, तो अब बारी आती है इस चैप्टर से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को सॉल्व करने की। अब देखो, अभी तक हमारा जो रिविजन का पैटर्न रहा है वो कुछ इस तरह का रहा है कि सबसे पहले तो हम अपने चैप्टर को रिवाइज करते हैं, इसके बाद में हमारी एनसीईआरटी बुक में उस चैप्टर से रिलेटेड जो भी केमिकल रिएक्शंस होती हैं उन सभी केमिकल रिएक्शंस को हम अपने नेक्स्ट सेशन में क्या करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं। लेकिन आज के इस सेशन में हम रिएक्शंस को प्रैक्टिस नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि भाई हमारे इस चैप्टर में रिएक्शंस अब रही नहीं हैं। कैसे नहीं रही हैं? क्योंकि ये वाला जो सेशन है यानी कि 2021 सेशन का जो सिलेबस है, इस सिलेबस से इस चैप्टर का मेजर टॉपिक हटा दिया गया है, रिमूव कर दिया गया है। यानी कि नॉमेनक्लेचर हटा दिया गया है, जो डिफरेंट केमिकल रिएक्शंस होती थी, एडिशन, सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन वगैरह, वो सब हटा दिया है। सोप्स एंड डिटर्जेंट्स हटा दिए हैं, अल्कोहल्स वगैरह सब हटा दिया गया है। तो कुल मिलाकर के ये चैप्टर इस बार के सेशन के लिए काफ़ी छोटा हो गया है और जो भी केमिकल रिएक्शंस थी वो सब आपको अब रिवाइज नहीं करनी है। एक बार तो आप पढ़ चुके हो, है ना, लेकिन जब बात आती है 10 बोर्ड्स के लिए प्रिपेयर करने की और रिवाइज करने की, तो हम केवल उन्हीं टॉपिक्स को रिवाइज करेंगे जो कि इस बार के आपके सिलेबस में हैं। ठीक है, तो आज के सेशन में हम रिएक्शन प्रैक्टिस नहीं करेंगे। तो फिर सवाल ये आता है कि मैम आज के सेशन में हम करेंगे क्या? तो आज के सेशन में हम कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, यानी कि पुराने सालों में इस चैप्टर से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस आए हैं उनको हम 10 बोर्ड्स में उन क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे। साथ ही साथ हम कुछ असर्शन रीजन टाइप क्वेश्चंस को भी सॉल्व करेंगे। यानी कि कुल मिलाकर के आज के सेशन में आपको ये समझ में आएगा कि इस चैप्टर के ऊपर किस तरह के, किस पैटर्न के, किस टाइप के सवाल आते हैं 10th बोर्ड्स में। तो एक काम करते हैं, जल्दी से आज के इस सेशन को हम स्टार्ट कर लेते हैं। सो दिस इज़ विभूति खरे, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स, जहाँ पे आपको सभी चैप्टर्स के वीडियो लेक्चर्स मिलने वाले हैं बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। यानी कि मैग्नेट ब्रेन्स में आपको 2 चैप्टर्स पढ़ने के बाद किसी भी तरह का पेमेंट करने की या पैकेज परचेज करने की रिक्वायरमेंट बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स आप सब तक पहुँचा रहा है क्वालिटी एजुकेशन बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। तो इसी अच्छी बात से हम स्टार्ट करते हैं आज का हमारा ये सेशन, जहाँ पे हम सॉल्व करने वाले हैं कुछ क्वेश्चंस। तो हम स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन। यहाँ पे आपके सामने 4 ऑप्शंस रखे गए हैं। इन चारों ही ऑप्शंस में एक एक कार्बन और उसके कंपाउंड्स की क्या दी गई है, प्रॉपर्टीज दी गई हैं। ठीक है, तो इन चारों ही ऑप्शंस में से आपको बताना है कि कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो कि कार्बन और उसके कंपाउंड्स के लिए सही नहीं है। यानी कि देखो, जब भी MCQs में ऐसा कुछ सवाल है MCQ बेस्ड, तो हमेशा नॉट वर्ड पे जो है ना क्या कर लेना, एक गोला बना लेना, ताकि आपको पता चले सवाल में कि हमसे एग्जैक्टली पूछा क्या गया है। वरना कई बार क्या होता है ना, MCQ टाइप क्वेश्चंस में हम नॉट वर्ड को खा ही जाते हैं। एक बार रीड कर लेते हैं लेकिन कहीं ना कहीं हमारे दिमाग में बैठ जाता है कि नॉट है ही नहीं। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, नॉट वर्ड को हाईलाइट करोगे ताकि आपको पता रहे कि क्वेश्चन में आपसे पूछा क्या गया है। तो एक एक करके हम सभी ऑप्शंस को एक बार रीड कर लेते हैं, फिर इसके बाद में देखते हैं कि कौन सी प्रॉपर्टी कार्बन की या उसके कंपाउंड्स की नहीं है। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या बोल रही है, कार्बन कंपाउंड्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। यानी कि कार्बन के जो कंपाउंड्स होते हैं वो अच्छे कंडक्टर्स होते हैं हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी के। ठीक है, मुझे पता है आप सभी को इसका जवाब पता चल गया होगा, लेकिन अभी हम किसी कंक्लूजन पे नहीं पहुंचेंगे। अभी हम पहले सारी प्रॉपर्टीज को एक बार रीड करेंगे, फिर इसके बाद में सेकंड ऑप्शन क्या है, कार्बन कंपाउंड्स आर पुअर कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। यानी कि जो पहली बात बोली गई है उसी की उल्टी बात बोली गई है कहाँ, सेकेंड ऑप्शन में। थर्ड ऑप्शन क्या है, मोस्ट ऑफ द कार्बन कंपाउंड्स आर कोवैलेंट कंपाउंड्स। जैसे कि मैंने आपको प्रीवियस सेशन में बताया था कि हमारे पास 2 टाइप के कंपाउंड्स आते हैं, एक होते हैं आयोनिक कंपाउंड्स और एक होते हैं कोवैलेंट कंपाउंड्स। आयोनिक कंपाउंड्स को हम इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड्स भी बोलते हैं, और आयोनिक कंपाउंड्स किसके बनते हैं, आयंस के बनते हैं। आयंस का फॉर्मेशन कैसा होता है वो भी मैंने आपको बताया है प्रीवियस सेशंस में कि भाई एक न्यूट्रल एटम जो होता है या तो स्टेबिलिटी पाने के लिए वो इलेक्ट्रॉन को देता है यानी कि डोनेट करता है, या कंप्लीटली इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर लेता है, एक्सेप्ट कर लेता है। ठीक है, तो उस हिसाब से आप बोल सकते हो कि जो एक न्यूट्रल एटम है तो कभी वो एक पॉजिटिव आयन बन जाएगा या कभी वो नेगेटिव आयन बन जाएगा। यानी कि कभी वो कैटायन बनेगा या कभी वो क्या बनेगा, एनायन बनेगा। ठीक है, तो आयनिक कंपाउंड्स किसके बने होते हैं, आयंस के बने होते हैं। अगर हम बात करेंगे कोवैलेंट कंपाउंड्स की, तो कोवैलेंट कंपाउंड्स में आपके पास आयंस नहीं आएंगे, आपके पास आते हैं मॉलिक्यूल्स। मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं भाई, एटम्स का ग्रुप। ठीक है, तो सपोज 2 एटम है,
दोनों एटम ने क्या करा, आपस में एक बॉन्ड बना लिया, और कौन सा बॉन्ड बनाया है, कोवेलेंट बॉन्ड बनाया है ना। तो भाई अगर आप बोल रहे हो कि आयनिक कंपाउंड्स किसके बन रहे हैं, आयंस के बन रहे हैं, तो आयंस के बीच में कोई ना कोई बॉन्ड तो बनेगा, तो कौन सा बॉन्ड बनेगा, आयनिक बॉन्ड बनेगा। अगर हम बोल रहे हैं कि जो हमारे कोवेलेंट कंपाउंड्स होते हैं वो किसके बनते हैं, मॉलिक्यूल्स के बनते हैं, तो मॉलिक्यूल्स कैसे बनते हैं भाई, कोवेलेंट कंपाउंड, कोवेलेंट बॉन्डिंग से, ठीक है। तो कोवेलेंट कंपाउंड्स किसके बनते हैं, मॉलिक्यूल्स के बनते हैं, और आयनिक कंपाउंड्स किसके बनते हैं, आयन से बनेंगे, ठीक है। चलो फिर इसके बाद में ऑप्शन सी हमने पढ़ लिया। ऑप्शन डी क्या है लास्ट, बॉइलिंग एंड मेल्टिंग पॉइंट ऑफ कार्बन कंपाउंड्स आर रिलेटिवली लोअर देन दोज ऑफ आयनिक कंपाउंड्स, यानी कि एमपीबीपी कोवेलेंट कंपाउंड्स का क्या होता है, कम होता है, किससे कम होता है, आयनिक कंपाउंड से। तो भाई मेरे हिसाब से तो जो ऑप्शन ए है वो क्या है, वो हम बोलते हैं कि गलत है, यानी कि ऑप्शन ए आप बोल सकते हो कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है। क्यों, क्योंकि ऑप्शन ए हमारे कार्बन की प्रॉपर्टी नहीं है। ऑप्शन ए में हमसे ये बोला गया है कि कार्बन और उसके जो कंपाउंड्स होते हैं वो अच्छे कंडक्टर्स होते हैं हीट और इलेक्ट्रिसिटी के, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि भाई हमने पढ़ा है अपने 3rd चैप्टर में मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में कि कार्बन क्या होता है, एक नॉन मेटल होता है, और हमारे नॉन मेटल्स क्या होते हैं, पुअर कंडक्टर होते हैं हीट और इलेक्ट्रिसिटी के। तो इसलिए कार्बन भी क्या होगा, कार्बन के जो कंपाउंड्स हैं वो अच्छे कंडक्टर नहीं होंगे हीट और इलेक्ट्रिसिटी के। अब कुछ बच्चों के दिमाग में ये आएगा कि मैम आप तो डायमंड और ग्रेफाइट को भूल ही गई, जबकि ऐसा नहीं है, मैं भूली नहीं हूँ। मुझे पता है कि डायमंड क्या करता है, थर्मल कंडक्टिविटी शो करता है, और जो ग्रेफाइट है वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करने में हेल्प करता है। लेकिन वो दोनों क्या हैं, वो दोनों एक्सेप्शनल केसेस हैं। डायमंड और ग्रेफाइट बिल्कुल सही बात है, कार्बन के ही बने होते हैं, नॉन मेटल के ही बने होते हैं, लेकिन नॉन मेटल के बनने के बावजूद वो हीट और इलेक्ट्रिसिटी को रिस्पेक्टिवली कंडक्ट कराने में हेल्प करते हैं। लेकिन वो दोनों एक्सेप्शनल केसेस हैं। आप एक्सेप्शनल केसेस की प्रॉपर्टीज के बेसिस पर किसी एलिमेंट की प्रॉपर्टी नहीं बना सकते हो। कि आप ये बोलो कि डायमंड और ग्रेफाइट क्या होते हैं, हीट और इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं, इसका मतलब क्या कि कार्बन के सभी कंपाउंड्स क्या करेंगे, अच्छे कंडक्टर बन जाएंगे हीट और इलेक्ट्रिसिटी के। तो ऐसा नहीं है, एक्सेप्शनल केसेस तो एक्सेप्शंस होते हैं। भाई आप केमिस्ट्री पढ़ रहे हो और हर स्टेप पे आपको कोई ना कोई एक्सेप्शन जरूर देखने को मिलेगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि एक्सेप्शंस के ऊपर आप किसी एक पर्टिकुलर चीज की प्रॉपर्टी ही उठा करके बदल दो, ठीक है। तो डायमंड और ग्रेफाइट को आप रखो साइड में। ब्रॉडली आपको पता होना चाहिए कि कार्बन एक नॉन मेटल है, तो कार्बन से जो बनने वाले कंपाउंड्स होंगे वो भी हीट और इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करेंगे। तो ऑप्शन आप बोल सकते हो कि ऑप्शन ए जो है वो क्या है, गलत है। वो प्रॉपर्टी नहीं है कंपाउंड की, किसकी, कार्बन कंपाउंड की या कार्बन की, ठीक है। और यही हमसे सवाल में पूछा गया था कि कौन सी प्रॉपर्टी नहीं है कार्बन की, तो आप बताओगे कि भाई ऑप्शन ए वाली जो प्रॉपर्टी नहीं है कार्बन की, ठीक है। इसके अलावा ऑप्शन बी, अगर हम ऑप्शन ए को गलत मान रहे हैं तो डेफिनेटली ऑप्शन बी क्या है, करेक्ट है ना। फिर इसके बाद में ऑप्शन सी क्या है, मोस्ट ऑफ द कार्बन कंपाउंड्स आर कोवेलेंट कंपाउंड्स। ऐसा क्यों होता है, वो इसलिए क्योंकि कार्बन बेचारा आयंस बना ही नहीं सकता है। भाई आयनिक कंपाउंड्स के लिए मैंने क्या बोला, कौन बनाते हैं, आयंस बनाते हैं, है ना। कोवेलेंट कंपाउंड्स कौन बनाते हैं, मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। तो सवाल ये है कि कार्बन जो है आयनिक कंपाउंड्स क्यों नहीं बनाता, क्योंकि वो आयंस ही नहीं बना सकता। और जब आयंस ही नहीं बनेंगे तो फिर कंपाउंड्स का फॉर्मेशन कैसे होगा, क्यों नहीं बना सकता कार्बन आयंस, वो हम पढ़ेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में। पहले भी मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ कल के सेशन में, लेकिन हाँ क्वेश्चन के फॉर्म में हम अपने सेशन में थोड़ा सा और आगे इस बात को देखेंगे कि क्यों कार्बन आयंस नहीं फॉर्म कर सकता, ठीक है। फिर इसके बाद में मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट आप बोल सकते हो कि कार्बन के जो कंपाउंड्स होते हैं उनका कम होता है, किसके रिस्पेक्ट में, आयनिक कंपाउंड्स के रिस्पेक्ट में। ऐसा क्यों, क्योंकि कार्बन के जो कंपाउंड्स होते हैं वो कैसे होते हैं, कोवैलेंट कंपाउंड्स होते हैं, ठीक है। कार्बन के जो कंपाउंड्स होते हैं वो कोवैलेंट कंपाउंड्स होते हैं, और कोवैलेंट कंपाउंड्स का एमपीबीपी जो है वो कम होता है आयनिक कंपाउंड से। ऐसा क्यों, याद करो कल का सेशन मैंने आपको बताया था कि कोवैलेंट कंपाउंड्स की दो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज को एनसीईआरटी में मेंशन किया गया है कि कोवैलेंट कंपाउंड्स की दो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज कौन कौन सी होती है। पहली ये कि उनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होता है कम। क्यों, क्योंकि आप बोल सकते हो कि मॉलिक्यूल्स के बीच में लगने वाला जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है कोवैलेंट कंपाउंड्स में, वो थोड़ा सा क्या होता है, कम होता है, वीक होता है। तो जैसे ही आप थोड़ी सी भी हीट एनर्जी सप्लाई करोगे कोवैलेंट कंपाउंड्स को, तो उनके बीच में जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन लगते हैं वो कहीं ना कहीं टूट जाते हैं,
ठीक है। टूटने से क्या होता है, टूटने से हम बोलते हैं कि जो भी कोवेलेंट कंपाउंड है वो बहुत ही जल्द कम टेम्परेचर पे ही बॉयल होने लगता है या फिर वो मेल्ट होने लगता है। इसका मतलब क्या कि कोवेलेंट कंपाउंड्स का मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, काफी कम होता है। इज दैट क्लियर? चलो, तो कुल मिलाकर क्या बोल सकते हो कि कोवेलेंट कंपाउंड्स अच्छे कार्बन कंपाउंड्स जो होते हैं वो अच्छे कंडक्टर्स नहीं होते हैं हीट और इलेक्ट्रिसिटी के। ठीक है, चलो अब इसके बाद में हम बात करते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन की। सेकंड क्वेश्चन क्या है, अब आ गया है असर्शन और रीजन टाइप क्वेश्चन। देखो इसमें होता क्या है कि आपको एक असर्शन यानी कि आपको एक स्टेटमेंट दिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल इस सवाल में हमको असर्शन क्या दिया गया है कि ग्रेफाइट इज स्लिपरी इन टच या स्लिपरी टू टच, यानी कि अगर आप ग्रेफाइट को टच करोगे तो वो आपको थोड़ा सा स्लिपरी जो है ना फील होगा, एक्सपीरियंस होगा। ठीक है, तो ये क्या दिया है, ये दिया है सवाल में हमको एक स्टेटमेंट। ठीक है, ये क्या हुआ, असर्शन हुआ। अब असर्शन के नीचे आपको दिया जाता है क्या, रीजन। अब देखो कई बच्चों को असर्शन रीजन टाइप क्वेश्चंस को सॉल्व करना आता होगा, है ना, बहुत अच्छी बात है। लेकिन जिनको नहीं आता उनको मैं यहाँ पे बता देती हूँ कि असर्शन रीजन टाइप क्वेश्चंस को आप कैसे सॉल्व करोगे। तो जैसे कि मैंने बोला असर्शन में आपको एक स्टेटमेंट दिया जाता है, असर्शन के रीजन नीचे दिया जाता है रीजन। ठीक है, रीजन क्या दिया गया है, द वेरियस लेयर्स ऑफ कार्बन एटम्स इन ग्रेफाइट आर हेल्ड टुगेदर बाय वीक वैन डर वाल्स फोर्सेस। ठीक है, एक असर्शन दिया है और क्या दिया है, नीचे रीजन दिया है। अब यहाँ पे चार ऑप्शंस आते हैं। ऑप्शंस कैसे, ए, बी, सी और डी। असर्शन दिया रहता है, रीजन दिया रहता है, फिर इसके बाद में चार ऑप्शंस आते हैं। पहला ऑप्शन ये रहता है, ऑप्शन ए, कि असर्शन का जो स्टेटमेंट है वो बिल्कुल सही है, रीजन का जो स्टेटमेंट है वो भी बिल्कुल सही है, और रीजन क्या है, रीजन हम बोलते हैं कि असर्शन का बिल्कुल सही है। यानी कि जो नीचे रीजन दिया गया है वो आप बोल सकते हो कि पहले वाले स्टेटमेंट को क्या कर रहा है, जस्टिफाई कर रहा है। यानी कि जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं आपको बता देती हूं कि असर्शन यहाँ पे बोला गया है कि ग्रेफाइट को अगर आप टच करोगे तो वो स्लिपरी फील होगा, तो उसका जो नीचे रीजन दिया है वो रीजन क्या करेगा, इस स्टेटमेंट को जस्टिफाई करेगा, यानी कि सही साबित करेगा। तो अगर असर्शन और रीजन को पढ़ने के बाद आपको ऐसा लग रहा है कि असर्शन बिल्कुल सही है और जो रीजन दिया गया है वो बिल्कुल असर्शन को जस्टिफाई कर रहा है, तो आप कौन सा ऑप्शन मार्क करोगे, ऑप्शन ए मार्क करोगे। फिर इसके बाद में ऑप्शन बी में लिखा रहता है कि असर्शन सही है, रीजन भी सही है, लेकिन जो रीजन है आप बोल सकते हो कि असर्शन इज ट्रू, रीजन भी ट्रू है, लेकिन जो रीजन है वो जस्टिफाई नहीं कर पा रहा है असर्शन को। बात ये नहीं है कि रीजन गलत है, रीजन अपनी जगह बिल्कुल सही है, लेकिन वो कहीं ना कहीं जो असर्शन दिया गया है, जो पहला वाला स्टेटमेंट है, उसको सही साबित नहीं कर पा रहा है, उसको जस्टिफाई नहीं कर पा रहा है। तो वहां पे आप कौन सा ऑप्शन मार्क करोगे, ऑप्शन बी। फिर इसके बाद में ऑप्शन सी, कई बार आपको ये आता है कि असर्शन जो है ना वो सही है लेकिन रीजन फॉल्स है, रीजन में जो स्टेटमेंट दिया गया है वो गलत है, वो ट्रू है ही नहीं। सही और या बोल सकते हो कि जस्टिफाई कर रहा है नहीं कर रहा है वो अलग बात है, लेकिन रीजन फॉल्स है। तो जब रीजन फॉल्स होगा तो आप मार्क कर दोगे क्या, ऑप्शन सी। फिर इसके बाद में ऑप्शन डी क्या होता है, ऑप्शन डी में हम बोलते हैं कि जब रीजन का स्टेटमेंट भी गलत हो और तो और असर्शन का स्टेटमेंट भी क्या हो, गलत हो। जैसे कि यहाँ पे लिखा जा रहा है क्या, ग्रेफाइट इज स्लिपरी टू टच। अब जो कि हम अपना चैप्टर रिवाइज कर चुके हैं कल के सेशन में, तो हमको पता है कि ग्रेफाइट सच में कैसा होता है, स्लिपरी होता है। तो इसलिए हम बोल रहे हैं कि असर्शन क्या है, सही है, असर्शन ट्रू है। अगर इसकी जगह लिखा होता है कि जो ग्रेफाइट है वो क्रिस्टलाइन होता है स्ट्रक्चर में और काफी हार्ड होता है, तो हम बोलते हैं कि भाई ऑप्शन डी आना चाहिए यहाँ पे। क्यों, क्योंकि आप असर्शन को क्या बोल रहे हो, फॉल्स बोल रहे हो कि असर्शन खुद में अपने आप में ही क्या है, एक फॉल्स स्टेटमेंट है। तो कोई भी रीजन उसको जस्टिफाई कैसे कर सकता है, खुद ही दिमाग लगाओ। तो डी ऑप्शन आप तब मार्क करोगे जब आपका असर्शन क्या है, फॉल्स है, रीजन भी फॉल्स है। ठीक है, ये तो एक बेसिक पैटर्न मैं आपको बता रही हूं कि ए बी सी डी कुछ इस तरीके के ऑप्शंस आते हैं। हो सकता है कि ऑप्शंस ए बी सी डी के क्या हो, अलग हो, तो वो चीज आपको अपने क्वेश्चन पेपर को पढ़ के समझनी पड़ेगी। ठीक है, एक जनरल मैंने आपको बता दिया है पैटर्न कि ऑप्शन ए बी सी डी का मतलब क्या होता है। अगर इसके अलावा कोई मतलब है तो वो आप अपने क्वेश्चन पेपर को देख के समझ जाओगे। ठीक है, तो डरने की बात नहीं है, आराम से इस सवाल को हम सॉल्व करते हैं। तो असर्शन क्या है, ग्रेफाइट हम बोल रहे हैं कि स्लिपरी होता है टच में। तो देखा जाए तो जो हमारा असर्शन है वो क्या है, ट्रू है। ठीक है, अब उसका रीजन देखते हैं कि क्या उसका रीजन इस असर्शन को, इस स्टेटमेंट को जस्टिफाई कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है। द वेरियस लेयर्स ऑफ कार्बन एटम्स इन ग्रेफाइट आर हेल्ड टुगेदर बाय वीक वैन डर वाल्स फोर्सेस
अब याद करो कल का हमने जो सेशन पढ़ा था, रिवाइज किया था अपने चैप्टर को, वहाँ हमने देखा था कि कार्बन के क्या मिलते हैं, कुछ एलोट्रोप्स मिलते हैं, और जो ग्रेफाइट है वो क्या है, कार्बन का एक एलोट्रोपिक फॉर्म ही है। यानी कि जो ग्रेफाइट है वो किससे बनता है, वो बनता है कार्बन के एटम से। बेसिकली ग्रेफाइट में होता क्या है, ग्रेफाइट में हम बोलते हैं कि हर एक कार्बन एटम फर्दर 3 और कार्बन एटम से जुड़ा हुआ होता है, और इस हिसाब से ग्रेफाइट में आपको कार्बन एटम्स की क्या मिलती है, हेक्सागोनल रिंग्स दिखाई देती हैं। क्या बोला मैंने कि हमारा जो ग्रेफाइट होता है वो एक एलोट्रोपिक फॉर्म है कार्बन का, जिसमें कि हर एक कार्बन एटम फर्दर 3 कार्बन एटम से जुड़ा होता है, और इसी तरीके से कार्बन एटम्स की आपको ग्रेफाइट में क्या मिलती है, हेक्सागोनल रिंग्स मिलती हैं। और यही नहीं, ग्रेफाइट में आपको इन कार्बन एटम्स की जो हेक्सागोनल रिंग्स है ना, इनकी आपको लेयर्स दिखाई देती है। जैसे कि यहाँ पे मैं ड्रॉ करके अगर मैं आपको बताना चाहूं तो ये क्या है, ये यहाँ पे मैंने बना दी क्या, ग्रेफाइट में एक कार्बन एटम्स की हेक्सागोनल रिंग। अच्छी नहीं बनी, फिर से बनाते हैं। देखो यहाँ पे क्या बना है, यहाँ पे हम बोलते हैं कि ग्रेफाइट में आप देख रहे हो यहाँ पे ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर, जिसमें कार्बन एटम्स की क्या है, कार्बन एटम्स की ये हेक्सागोनल रिंग है। ठीक है, इस हेक्सागोनल रिंग में कितने कार्बन है, 6 कार्बन है। ठीक है, फिर इसके बाद में आपको ग्रेफाइट में ऊपर की तरफ एक और लेयर दिखाई देगी कार्बन एटम्स की हेक्सागोनल रिंग की। तो ऐसा नहीं है कि एक लेयर में केवल एक ही रिंग होती है, सिंप्लीफाई करने के लिए यहाँ पे मैंने आपको बताया है कि यहाँ पे एक लेयर में क्या है, कार्बन एटम्स की एक हेक्सागोनल रिंग है, और उसके ऊपर दूसरी लेयर होगी जिसमें दूसरी हेक्सागोनल रिंग्स होंगी हमारे कार्बन एटम्स की। ठीक है, तो यहाँ पे देखो इस रिंग में हर एक कार्बन एटम 2 कार्बन एटम से जुड़ा हुआ है। लेकिन आपके दिमाग में सवाल आना चाहिए कि मैम आपने तो अभी अभी बोला कि ग्रेफाइट में हर एक कार्बन एटम 3 फर्दर कार्बन एटम से जुड़ा होता है, तो यहाँ पे तो हमको केवल 2 ही कार्बन एटम जुड़े हुए दिखाई दे रहे हैं। कोई बात नहीं, ये वाला जो कार्बन एटम होगा ना, ये जो ऊपर वाली रिंग में जो कार्बन प्रेजेंट है, ऊपर वाली रिंग में जो कार्बन एटम प्रेजेंट है उससे भी कनेक्टेड होगा। तो 2 से ये यहाँ कनेक्टेड है, और तीसरे हम बोलते हैं कि ऊपर वाली लेयर जो है रिंग्स की, उसके कार्बन से ये वाला कार्बन अटैच है। कैसे अटैच है, तो ये वीक वेंडरवॉल फोर्सेस से। वेंडरवॉल फोर्सेस हम बोलते हैं कि वीकेस्ट होते हैं, जितने भी आपको अट्रैक्टिव फोर्सेस देखने को मिलेंगे सबसे मतलब वीकेस्ट कौन होता है, यही होता है वेंडरवॉल फोर्सेस। ठीक है, तो होता क्या है, लेयर्स के बीच में ग्रेफाइट में जो आपको कार्बन की रिंग्स के बीच में जो आपको फोर्सेस दिखाई दे रहे हैं, वो क्या होता है, काफी वीक होता है, जिसके कारण क्या होता है, ग्रेफाइट की जो लेयर्स होती है ना, वो एक दूसरे के ऊपर क्या कर सकती हैं, मूव कर सकती हैं। ठीक है, तो इसीलिए हम बोलते हैं कि ग्रेफाइट क्या होता है, स्लिपरी होता है टच में। तो यहाँ पे हमने देखा कि असर्शन हमारा क्या है, बिल्कुल सही है, ट्रू है, और तो और जो रीजन है वो भी क्या है, ट्रू है। रीजन गलत थोड़ी है, रीजन फॉल्स थोड़ी है, वो भी ट्रू है। और तो और साथ ही साथ हम बोल रहे हैं कि रीजन क्या कर रहा है, 100% जस्टिफाई भी कर रहा है हमारे असर्शन को कि हाँ, ग्रेफाइट की लेयर्स के बीच में जो वेंडरवॉल फोर्सेस लगते हैं वो क्या होते हैं, वीक होते हैं, जिसके कारण ग्रेफाइट की जो लेयर्स है वो एक दूसरे के ऊपर क्या करती है, स्लाइड करती हैं, जिसके कारण ग्रेफाइट क्या होता है, स्लिपरी लगता है। तो असर्शन इज ट्रू, रीजन इज ट्रू, और असर्शन जो रीजन है वो क्या कर रहा है, असर्शन को जस्टिफाई भी कर रहा है। तो यहाँ पे आप कौन सा ऑप्शन मार्क करोगे, ऑप्शन ए। A graphite crystal consists of various layers of carbon atoms in which each carbon atom is joined to 3 other atoms by strong covalent bonds. The various layers of carbon atoms in graphite are held together by weak van der Waals forces, making it slippery to touch. ठीक है, चलो, तो आई होप सभी को समझ में आया होगा इस सवाल से कि कैसे असर्शन रीजन टाइप क्वेश्चंस को सॉल्व करना रहता है। अब हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द यूज ऑफ ग्रेफाइट, इनमें से कौन सा, अगेन यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है आपको, क्वेश्चन में नॉट वर्ड दिखाई दे रहा है ना, तो फट से क्या करोगे, नॉट को आप हाईलाइट कर दोगे ताकि आपको पता रहे कि सवाल में हमसे क्या पूछा गया है। सवाल में हमसे ये पूछा गया है कि इनमें से कौन सा यूज ग्रेफाइट का नहीं है। तो फर्स्ट यूज क्या है, इट इज यूज्ड एज लुब्रिकेंट। ऑप्शन बी क्या है, इट इज यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ लीड पेंसिल लीड्स। ठीक है, it is used in manufacturing of artificial diamond, it is used for making insulated plates। तो भाई कुल मिलाकर के मुझे तो यहाँ पे ऑप्शन डी जो है वो क्या लग रहा है,
वो मुझे ग्रेफाइट का यूज नहीं लग रहा है। क्यों? क्योंकि कल के सेशन में मैंने आपको बताया था कि हमारा जो ग्रेफाइट है उसको हम ड्राई लुब्रिकेंट की तरह यूज करते हैं। क्यों करते हैं ड्राई लुब्रिकेंट की तरह यूज? क्योंकि स्लिपरी होता है ना टच में। ग्रेफाइट में जो कार्बन एटम्स की जो रिंग्स की लेयर होती हैं वो एक दूसरे के ऊपर क्या करती हैं, स्लाइड करती हैं, ठीक है, जिसकी वजह से ग्रेफाइट को हम एज अ ड्राई लुब्रिकेंट यूज करते हैं। सेकेंड क्या है, इट इज यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ पेंसिल लीड्स। हमारे पेंसिल की जो लीड्स होती हैं जो कि ऐसे ग्रे कलर की दिखती हैं, वो किसकी बनी होती हैं? वो ग्रेफाइट की ही बनी होती हैं। और तो और हम बोलते हैं कि आर्टिफिशियल डायमंड को बनाने के लिए क्या यूज किया जाता है? ग्रेफाइट को ही यूज किया जाता है। चलो, ऑप्शन ए और ऑप्शन बी, ये दोनों चीजें तो हम बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं। हो सकता है कि आपको ये ऑप्शन सी ना पता हो कि ग्रेफाइट को आर्टिफिशियल डायमंड को बनाने के लिए भी यूज किया जाता है, पर कोई बात नहीं, ये एक ऐसा स्टेटमेंट है जो सबको पता होना चाहिए कि इट इज यूज्ड फॉर मेकिंग इंसुलेटेड प्लेट्स। इंसुलेटेड प्लेट्स का मतलब क्या होता है? इंसुलेशन का मतलब क्या? जो इलेक्ट्रिक करंट को पास ना होने दे। लेकिन ग्रेफाइट के लिए तो हमने कुछ उल्टा ही पढ़ा है। क्या पढ़ा है हमने ग्रेफाइट के लिए? कि ग्रेफाइट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो अगर वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकता है, इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो करवा सकता है अपने आप में से, तो उससे कैसे इंसुलेटेड प्लेट्स बन सकती हैं भाई? इंसुलेटेड प्लेट्स का मतलब होता है कि कुछ ऐसी प्लेट्स जो कि इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो ना होने दें, उनको रोक दें, उनको कंडक्ट ना करवाएं। लेकिन ग्रेफाइट के साथ ऐसा पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि अभी अभी हमने क्या पढ़ा कि ग्रेफाइट में हर एक कार्बन एटम 3 कार्बन एटम से जुड़ा होता है। और हम सबको पता है कि कार्बन, आप बोल सकते हो कि उसकी वैलेंसी कितनी होती है? उसकी वैलेंसी होती है 4। इसीलिए कार्बन को हम क्या कहते हैं? टेट्रावैलेंट कहते हैं। तो उसकी 4 वैलेंसी होती है और 4 में से ग्रेफाइट के अंदर आप बोल सकते हो कि ग्रेफाइट में कार्बन की 4 में से केवल 3 वैलेंसी सेटिस्फाइड होती हैं। क्यों? क्योंकि हर एक कार्बन एटम ग्रेफाइट में 3 कार्बन एटम से जुड़ा होता है। तो ग्रेफाइट के अंदर कार्बन एटम की 4 में से केवल 3 वैलेंसी क्या होती हैं? सेटिस्फाइड होती हैं, एक अनसेटिस्फाइड ही रह जाती हैं, जिसके कारण आप बोल सकते हो कि ग्रेफाइट के अंदर क्या आ जाते हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन्स आ जाते हैं। और यही फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं? उचक उचक के इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करवाएंगे ग्रेफाइट में। तो ऑप्शन डी, भले आपको ऑप्शन ए ना पता हो, मैं तो कहती हूं बी भी ना पता हो, सी भी ना पता हो, लेकिन जैसे ही आपको ऑप्शन डी दिखा, तुरंत आपको बोलना चाहिए कि हाँ भाई ऑप्शन डी क्या है? बिल्कुल भी सही नहीं है, ये ग्रेफाइट का यूज हो ही नहीं सकता। क्योंकि ग्रेफाइट को तो हमने एज एन एक्सेप्शन पढ़ा है कि इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर, और यहाँ पे तो हम बोल रहे हैं कि हम इंसुलेटेड प्लेट्स बना रहे हैं ग्रेफाइट की, जो कि कभी भी पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो इस सवाल का सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन डी। चलो अब हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? बकमिंस्टर फुलरीन इज एन एलोट्रोपिक फॉर्म ऑफ, किसका होता है भाई? कल की सेशन में तो पढ़ाया था मैंने आपको। कल के सेशन में हमने देखा था कि कार्बन के 3 एलोट्रोपिक फॉर्म हमारे एनसीईआरटी में 10th क्लास के सिलेबस में है। कौन कौन से? एक हो गया डायमंड, एक हो गया ग्रेफाइट, और एक होता है क्या? फुलरीन। तो यहाँ पे आपका सही जवाब होना चाहिए ऑप्शन सी, कि भाई कार्बन का एलोट्रोपिक फॉर्म है कौन? बक्स में। बेसिकली यहाँ पे क्या होना चाहिए? फुलरीन होना चाहिए। ठीक है, तो बकमिंस्टर फुलरीन इज एन एलोट्रोपिक फॉर्म ऑफ कार्बन कंटेनिंग क्लस्टर ऑफ 60 कार्बन एटम्स joined together to form a spherical molecules. Its formula is C60. ठीक है, बकमिंस्टर फुलरीन आप बोल सकते हो कि एक अमेरिकन आर्किटेक्ट थे जिनका नाम था आई गेस यही था, बकमिंस्टर फुलरीन नाम का उनका नाम था। और उन्हीं के बेसिकली उन्होंने क्या किया था ना, कुछ जियोडेसिक डॉम्स बनाए थे। तो उनके डॉम्स के जैसा ही इस फुलरीन का, इस एलोट्रोपिक फॉर्म का जो है ना उसका स्ट्रक्चर था। तो इसीलिए उनके नाम पर के ही क्या रख दिया? इस एलोट्रोपिक फॉर्म का नाम फुलरीन रख दिया गया। ठीक है, बेसिकली इसमें 60 कार्बन एटम्स होते हैं और ये सभी 60 कार्बन एटम्स आप बोल सकते हो जैसे कि फुटबॉल होती है ना, फुटबॉल के स्ट्रक्चर की तरह अरेंज होते हैं। बेसिकली आपको C60 फुलरीन में दो टाइप की कार्बन एटम्स की साइकिल दिखाई देती है, एक तो हेक्सागोनल और एक होती है पेंटागोनल। ठीक है, चलो अब इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास? व्हाट इज अ कोवेलेंट बॉन्ड? व्हाट टाइप ऑफ बॉन्ड एग्जिस्ट इन? ऑप्शन ए CCl4, ऑप्शन बी कैल्शियम क्लोराइड, ऑप्शन सी CH4 यानी कि मीथेन, ऑप्शन डी NH3 यानी कि अमोनिया। और ये सवाल किस में आया है? ये सवाल है CBSE 2013 का, यानी कि 2013 के बोर्ड एग्जाम्स में ये क्वेश्चन आया है। तो सबसे पहले पूछा गया है कि भाई कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है, और इन सभी ऑप्शंस में से
या बोल सकते हो कि इन सभी ऑप्शन में किस किस तरीके का बॉन्ड मिलता है वो आपको बताना है। तो कल के सेशन में हमने रिवाइज किया था कि कोवैलेंट बॉन्ड क्या होता है, एक ऐसा बॉन्ड जो कि तब बनता है जब एटम्स के बीच में क्या हो, इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग हो। इसके पहले जो हमने कंपाउंड का फॉर्मेशन देखा था आयनिक कंपाउंड्स में, वहां हमने देखा था कि एटम्स के बीच में क्या होता है, एटम्स के बीच में आप बोल सकते हो कि इलेक्ट्रॉन को या तो कंप्लीटली डोनेट किया जाता है या फिर एटम क्या करते हैं, कंप्लीटली इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट कर लेते हैं। एटम्स के पास दो ही ऑप्शन होते हैं, या तो एटम क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन्स को कंप्लीटली दे देगा, अपना जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा अपने जो वैलेंस शेल में से कुछ इलेक्ट्रॉन्स को निकाल करके वो अपने आप से हटा ही देगा, और दूसरा एटम क्या करेगा, स्टेबिलिटी को अचीव करने के लिए अपने वैलेंस शेल के अंदर बाहर से किसी दूसरे एटम से इलेक्ट्रॉन्स को लेकर के आ जाएगा, है ना। तो वहां पे क्या होता है, अगर तो एटम ने इलेक्ट्रॉन्स को दे दिया तो वो क्या बन जाएगा, एक कैटायन बन जाएगा, और अगर किसी एटम ने क्या करा है, इलेक्ट्रॉन को ले लिया है तो वो क्या बन जाएगा, एनायन बन जाएगा। कैटायन के ऊपर चार्ज कौन सा होता है, पॉजिटिव, एनायन के ऊपर कौन सा चार्ज होता है, नेगेटिव। तो पॉजिटिव और नेगेटिवली चार्ज आयंस क्या होते हैं, आपस में अट्रैक्ट हो जाते हैं, जिसके कारण आयनिक कंपाउंड्स का फॉर्मेशन हो जाता है। लेकिन जब हम बात करते हैं किसकी, कोवैलेंट कंपाउंड्स की, तो कोवैलेंट कंपाउंड्स में एटम्स के बीच में इलेक्ट्रॉन्स का डोनेशन या एक्सेप्टेंस नहीं होता है, वहां पे एटम्स के बीच में इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग होती है। एक एटम ना ही कंप्लीटली अपने आप में से इलेक्ट्रॉन को हटा, आप बोल सकते हो कि इलेक्ट्रॉन को दे देता है, और ना ही दूसरा एटम क्या करेगा कोवैलेंट कंपाउंड्स में कि कंप्लीटली किसी दूसरे एटम के इलेक्ट्रॉन्स को लेगा। एटम्स के बीच में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग होती है। जैसे कि हमारे पास है क्या, एक हाइड्रोजन एटम, इस हाइड्रोजन एटम के पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं, बेचारे के पास एक ही है, ठीक है। कौन से शेल में होगा, के शेल में होगा। के शेल की ऑक्यूपेंसी आप बोल सकते हो कि के शेल की कैपेसिटी कितनी होती है, कितने इलेक्ट्रॉन्स को स्टोर करने की होती है, 2 इलेक्ट्रॉन्स को। तो ये जो हमारे पास हाइड्रोजन एटम है, क्या ये स्टेबल होगा, नहीं होगा। क्यों, क्योंकि इसका के शेल कंप्लीट नहीं है, यानी कि इसका डुप्लेट कंप्लीट नहीं है। डुप्लेट अगर कंप्लीट करना है तो क्या चाहिए, एक और इलेक्ट्रॉन चाहिए है। उसके बगल में कौन पड़ा है, एक और हाइड्रोजन एटम पड़ा हुआ है ना। और इस हाइड्रोजन एटम के पास भी कितने इलेक्ट्रॉन हैं, एक ही इलेक्ट्रॉन है। तो ये भी अनस्टेबल है, ये भी अनस्टेबल है। इसको भी स्टेबल होने के लिए एक और इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसको भी स्टेबल होने के लिए एक और इलेक्ट्रॉन चाहिए है। ये वाला बोलेगा इससे कि भैया तो हमको एक इलेक्ट्रॉन अपना दे दो ताकि हम स्टेबल हो जाएं। तो ये वाला बोलेगा कि हमको क्या पागल कुत्ते ने काटा है, हम क्यों दे तुम्हें अपना एक इलेक्ट्रॉन, हमारे पास तो खुद ही एक ही है, वो भी अगर हमने तुमको दे दिया तो फिर हमारे पास बचेगा क्या। तो एक काम करो, तुम हमको दे दो। तो ये वाला बोलेगा कि हम भी नहीं दे सकते हैं। तो फिर दोनों ने दिमाग लगाया कि एक काम करते हैं, क्यों ना हम अपने इलेक्ट्रॉन्स को शेयर कर लें, क्योंकि हमने पढ़ा है कि शेयरिंग इज केयरिंग। ना किसी को कंप्लीटली इलेक्ट्रॉन्स को देना पड़ेगा, ना ही कोई एटम कंप्लीटली इलेक्ट्रॉन्स को लेगा। दोनों एटम्स क्या करेंगे, एक दूसरे के इलेक्ट्रॉन को शेयर कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ, ये रहा हाइड्रोजन का एक एटम, ये रहा दूसरे हाइड्रोजन एटम का एक इलेक्ट्रॉन। तो ये वाला एटम क्या करेगा, ये वाला एटम दूसरे एटम के इलेक्ट्रॉन को जो है ना शेयर करेगा। साथ ही साथ हम बोलते हैं कि ये वाला जो हाइड्रोजन का एटम है ये दूसरे वाले H एटम के इलेक्ट्रॉन को शेयर करेगा। यानी कि अब दोनों ही हाइड्रोजन एटम्स के पास दो दो इलेक्ट्रॉन्स आ चुके हैं। कैसे आए, क्या किसी ने कंप्लीटली इलेक्ट्रॉन को दिया, नहीं दिया। क्या किसी एटम ने कंप्लीटली इलेक्ट्रॉन को लिया, नहीं लिया। यहां पे हम बोलते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग हुई है। कितने इलेक्ट्रॉन शेयर हुए हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि इलेक्ट्रॉन का एक पेयर शेयर हुआ है। यानी कि आप बोल सकते हो कि इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से हुआ क्या कि दोनों एटम्स क्या हो गए, जुड़ गए आपस में, ठीक है। कैसे जुड़े, तो डेफिनेटली उनके बीच में बॉन्ड बना है। बॉन्ड कैसा हुआ है, तो क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स की यहाँ पे शेयरिंग हुई है, इसलिए मैं यहाँ पे बोल सकती हूँ कि दोनों एटम्स आपस में तो जुड़े, उनके बीच में बॉन्ड भी बना, लेकिन कौन सा बॉन्ड बना, वो बना कोवैलेंट बॉन्ड, जो कि कैसे बनता है, इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग से बनता है। कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स शेयर हुए थे, 2। कितने पेयर इलेक्ट्रॉन्स के शेयर हुए थे, 1। इसलिए इनके बीच में कोवैलेंट बॉन्ड भी कितना बना, एक ही बना। तो मिलके इन दोनों ने क्या बना लिया, मिलके इन दोनों ने बना लिया H2 मॉलिक्यूल। आयंस नहीं बने हैं, आयंस तो इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट या एक्सेप्ट करने पे बनते हैं, यहाँ तो इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग हो रही है। तो यहाँ पे एटम्स कंबाइन हुए कोवैलेंट बॉन्ड से, सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड से, और क्या मिलके बना दिया इन लोगों ने, बना दिया H2 मॉलिक्यूल। तो अब कोवैलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन कैसे होता है, आई होप ये सभी को समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो केमिकल बॉन्ड्स formed between two atoms by the sharing of electrons between them is known as covalent bond. The sharing of electrons between the two atoms take place in such a way that both the atoms acquire a stable electronic configuration of their nearest noble gas.
सवाल यही है ना कि आखिर ये इलेक्ट्रॉन्स को हम शेयर कर ही क्यों रहे हैं, एटम्स क्यों कर रहे हैं अपने इलेक्ट्रॉन्स को शेयर एक दूसरे के साथ, क्योंकि उनको स्टेबल होना है। पूरा खेल किसका होता है, स्टेबिलिटी का होता है। ठीक है, वो वाले एलिमेंट्स जिनके पास सिर्फ और सिर्फ के शेल होता है, जैसे कि हाइड्रोजन, गिन के इसके पास क्या है, एक ही शेल है, के शेल, और के शेल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, 2। यानी कि अगर वो वाले एलिमेंट्स जिनके पास केवल के शेल होता है और अगर उनको स्टेबल होना है तो उनको क्या करना पड़ेगा, सिर्फ और सिर्फ अपना डुप्लेट कंप्लीट करना पड़ेगा, अपने के शेल को कंप्लीटली फिल करना पड़ेगा। और वो वाले एलिमेंट्स जिनके पास के से ज्यादा शेल्स होते हैं उनको क्या करना पड़ेगा, ऑक्टेट को कंप्लीट करना पड़ेगा स्टेबिलिटी को अचीव करने के लिए। यानी कि वैलेंस शेल में, आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स लाने पड़ेंगे, 8 इलेक्ट्रॉन्स लाने पड़ेंगे। ठीक है, तभी जाकर के वो स्टेबल हो पाएंगे। चलो एक काम करते हैं, इस क्वेश्चन का जो फर्स्ट पार्ट है वो तो हो ही चुका है। अब हम जाते हैं इस क्वेश्चन के सेकंड पार्ट पे, यानी कि ये जो आपके सामने 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, जो 4 कंपाउंड्स दिए गए हैं, इनमें आपको बताना है कि कौन कौन सा बॉन्ड प्रेजेंट है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं किसकी, ऑप्शन ए की, जो कि है क्या, CCl4 यानी कि कार्बन टेट्राक्लोराइड। टेट्राक्लोराइड मतलब क्यों बोला मैंने, क्योंकि यहाँ पे हर एक, आप बोल सकते हो कि एक कार्बन के साथ टोटल कितने क्लोरीन एटम्स जुड़े हुए हैं, 4 क्लोरीन एटम्स जुड़े हुए हैं। ठीक है, कैसे बनाएंगे, चलो सबसे पहले तो हम बनाते हैं कार्बन एटम। कार्बन एटम का एक कार्बन एटम में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं, 6 होते हैं, है ना। तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या हो जाता है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन हम बोलते हैं कि 2,4 हो जाता है, यानी कि वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, 4। तो अब यहाँ पे मैंने एक कार्बन एटम बनाया और इस कार्बन एटम के अराउंड में क्या बनाती हूँ, इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स बनाती हूँ। तो ये बना दिया 1, ये बना दिया 2, ये बना दिया 3 और ये बना दिया क्या, 4। लेकिन ये 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स के साथ क्या हमारा कार्बन एटम स्टेबल रहेगा, बिल्कुल भी नहीं। अगर इसको स्टेबिलिटी चाहिए है तो इसको अपने वैलेंस शेल में 4 नहीं 8 इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है, यानी कि 4 इलेक्ट्रॉन्स और चाहिए हैं। कोई बात नहीं, कौन करेगा कार्बन एटम की इस वैलेंसी को सेटिस्फाई, तो साथ में जो 4 क्लोरीन के एटम्स प्रेजेंट है ना वो कर देंगे। भाई हमारा जो क्लोरीन होता है उसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, 17। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हम बोलते हैं कि उसमें भी होते हैं 17। इन 17 इलेक्ट्रॉन्स का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन कितना होता है, 2,8,7, यानी कि वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, 7 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। कितने की जरूरत है, एक और इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। अगर एक और आ गया तो हमारा क्लोरीन एटम क्या बन जाएगा, स्टेबल बन जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे मैं क्या कर रही हूँ, अब यहाँ पे मैं बनाने वाली हूँ क्लोरीन का एक एटम और उसके अराउंड में क्या बनाऊंगी, उसके 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, तो अब ये क्लोरीन का एटम क्या करेगा, ये कार्बन के एटम से बोलेगा कि आपके पास तो इतने सारे वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं, क्यों ना आप हमको एक इलेक्ट्रॉन दे दो। तो कार्बन बोलेगा मेरे पास तो खुद डेफिशिएंसी चल रही है, मैं दे भी दूंगा तो क्या फायदा, मैं तो खुद और अनस्टेबल हो जाऊंगा। तो दोनों ने डिसाइड किया कि कोई बात नहीं, हम दोनों क्या करेंगे, अपना एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेंगे। तो क्लोरीन के इस एटम ने कार्बन का ये वाला इलेक्ट्रॉन शेयर किया और कार्बन के इस एटम में क्लोरीन का ये वाला इलेक्ट्रॉन शेयर किया। तो अब टोटल कार्बन के पास कितने एटम्स आ गए हैं, खुद के 4 प्लस क्लोरीन का 1 यानी कि 5। तो क्लोरीन तो स्टेबल हो ही गया है, क्लोरीन का एटम। कार्बन के एटम को अब स्टेबल होने के लिए 4 नहीं, अब उसको केवल 3 इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है। तो अब कार्बन क्या करेगा, क्लोरीन के तो 4 के अलावा 3 और एटम्स प्रेजेंट हैं, तो तीनों एटम्स के साथ क्या करेगा कार्बन का एटम, इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करेगा। ठीक है, तो यहां पे भी मैं बना देती हूं क्या, यहां पे भी मैं बना देती हूं अब क्लोरीन के एटम्स को, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, यहां पे भी 1 2 3 4 5 6 7 और ऊपर भी 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, तो अब क्या होगा, ये कार्बन का एटम क्लोरीन के हर एक एटम के एक इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, शेयर करेगा। तो इससे क्या होगा, चारों के चारों क्लोरीन एटम हो गए स्टेबल, है ना। और प्लस हर एक, आप बोल सकते हो कि जो कार्बन एटम है वो भी क्या बन गया, स्टेबल बन गया। क्यों, क्योंकि उसके पास ऑलरेडी कितने इलेक्ट्रॉन्स थे वैलेंस शेल में, 4, होने कितने चाहिए थे, 8। तो ये 8 माने कि जो एक्स्ट्रा 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कहाँ से आए हैं, कार्बन के एटम के पास 4 क्लोरीन एटम्स के पास आए हैं, यानी कि कार्बन और आप बोल सकते हो कि क्लोरीन के एटम्स ने इलेक्ट्रॉन्स को शेयर किया है, यानी कि इनके बीच में कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ है। ठीक है, सवाल तो यही था ना कि आखिर CCl4 में कौन सा टाइप का बॉन्ड है। तो यहाँ पे मैंने आपको बताया है कि इनके बीच में कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ है। कैसे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग हुई है। चलो अब हम बात करते हैं नेक्स्ट कंपाउंड की। नेक्स्ट कंपाउंड क्या है, नेक्स्ट कंपाउंड हम बोलते हैं कि है CCl2 यानी कि कैल्शियम क्लोराइड। ठीक है, अब सवाल ये है कि ये कैल्शियम क्लोराइड बना किससे। भाई हमारा जो कैल्शियम होता है, कैल्शियम की वैलेंसी कितनी होती है,
कैल्शियम की वैलेंसी हम बोलते हैं कि होगी +2। +2 मतलब क्या, आप बोल सकते हो कि जो कैल्शियम है वो अपने आप को स्टेबल बनाने के लिए कैल्शियम का एक एटम 2 इलेक्ट्रॉन्स को खुशी खुशी अपने आप से बाहर निकाल सकता है। क्यों बाहर निकाल सकता है? अगर उसने 2 इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकाल दिया तो उसका कन्फिगरेशन क्या हो जाएगा? स्टेबल वाला हो जाएगा, यानी कि उसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। उसके वैलेंस शेल में ऑक्टेट यानी कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे? 8 हो जाएंगे। कब? जब वो अपने आप में से 2 इलेक्ट्रॉन्स को बाहर भगा देगा। ठीक है, तो कैल्शियम के ऊपर आप बोल सकते हो कि कैल्शियम की वैलेंसी कितनी हो जाती है? +2 हो जाती है। अगर हम बात करेंगे क्लोरीन की, तो क्लोरीन का तो हमने अभी अभी देखा था, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन कितना होता है? 2, 8, 7। ठीक है, तो वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए? 8 हैं। कितने? 7। कमी कितने की है? 1 इलेक्ट्रॉन की है। तो आप बोल सकते हो कि क्लोरीन का ये वाला जो एटम होगा ये क्या करेगा? कैल्शियम ने जो 2 इलेक्ट्रॉन्स दिए हैं ना, इसमें से 1 इलेक्ट्रॉन को ले लेगा। तो क्या होगा? इसका जो ऑक्टेट है वो कंप्लीट हो जाएगा। सिमिलरली क्लोरीन का जो दूसरा एटम होगा वो भी क्या करेगा? कैल्शियम के दिए गए 2 इलेक्ट्रॉन्स में से 1 इलेक्ट्रॉन को ले लेगा। तो इसका भी क्या हो जाएगा? ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। यानी कि एक क्लोरीन के एटम ने एक इलेक्ट्रॉन को कंप्लीटली ले लिया है। कैसे लिया? क्योंकि कैल्शियम ने 2 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीटली छोड़े थे। अगर कैल्शियम छोड़ता ही नहीं तो क्लोरीन लेते कहां से? इसलिए क्या हुआ? कैल्शियम ने 2 इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट किया और 2 क्लोरीन एटम्स ने उन दोनों ही इलेक्ट्रॉन्स को ले लिया। तो यहां पे आप बोल सकते हो कि कैटायन और एनायन का फॉर्मेशन हुआ है। कैल्शियम एटम ने इलेक्ट्रॉन्स को दिया है, इसका मतलब क्या कि वो बन गया कैटायन, और दोनों ही क्लोरीन के आयंस ने इलेक्ट्रॉन को लिया है, यानी कि वो क्या बन गए हैं? एनायन बन गए हैं। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि यहाँ पे क्या बन रहा है? एक आयोनिक बॉन्ड बन रहा है, क्योंकि यहाँ पे आयंस का फॉर्मेशन हो रहा है। ठीक है, चलो इसके बाद में ऑप्शन सी क्या है? CH4 यानी कि मीथेन। अगेन वही बात है कि कार्बन की वैलेंसी कितनी है? 4 है। कल के सेशन से हम पढ़ते आ रहे हैं कि भाई कार्बन का जो एटम होता है ना ही वो कैटायन बना सकता है और ना ही वो एनायन बना सकता है। कई बच्चों के दिमाग में ये भी आया होगा कि मैम जैसे कि CCl2 बना है, कैसे बना? कैल्शियम ने 2 इलेक्ट्रॉन्स छोड़े थे और क्लोरीन के 2 एटम्स ने एक इलेक्ट्रॉन उठा लिया, तो क्या बन गए? आयंस बन गए और उनके बीच में आयनिक बॉन्ड बन गया। तो सिमिलरली फर्स्ट वाले केस में भी कार्बन का जो एटम था उसके पास 4 इलेक्ट्रॉन्स की कमी थी, तो वो अपने आप बोल सकते हो कि अपने आप को स्टेबल बनाने के लिए जो उसके पास 4 इलेक्ट्रॉन्स थे वैलेंस शेल में, उन चारों के चारों इलेक्ट्रॉन्स को वो दे देता। जैसे कि कैल्शियम ने 2 इलेक्ट्रॉन्स को दिए हैं, वैसे ही कार्बन भी क्या कर सकता था? अपने वैलेंस 4 इलेक्ट्रॉन्स को दे सकता था और हर एक इलेक्ट्रॉन को क्लोरीन का एक एटम उठा लेता। तो वहां पे भी हम बोलते हैं कि कार्बन का कैटायन बन जाता और क्लोरीन एटम्स का हम बोलते हैं कि आयंस बन जाता। लेकिन वहां ऐसा क्यों नहीं हुआ? क्योंकि कार्बन के बस में ही नहीं है 4 इलेक्ट्रॉन्स को अपनी बॉडी से या अपने एटम से बाहर निकालना। वो सिर्फ क्या कर सकता है? शेयर कर सकता है, ना ही ले सकता है ना ही दे सकता है। ठीक है, इसीलिए वहां पे इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग हुई है। सेम केस तो यहाँ भी होगा ना, यहाँ पे भी तो क्या है? कार्बन ही तो है। तो कार्बन क्या करेगा? फिर से ना ही इलेक्ट्रॉन्स को देगा ना ही लेगा, वो क्या करेगा? शेयर करेगा। अब यहाँ पे क्या होगा कि कार्बन एटम अपनी जो टेट्रा वैलेंसी है उसको कैसे सेटिस्फाई करेगा? 4 हाइड्रोजन एटम्स के साथ सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, तो CH4 में भी कौन सा बॉन्ड बनने वाला है? कोवैलेंट बॉन्ड ही बनेगा। बचा कौन? NH3। NH3 कैसे बनता है भाई? NH3 की अगर हम बात करें तो आप बोल सकते हो कि जो नाइट्रोजन है, ठीक है, जो नाइट्रोजन है इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है, या आप बोलो कि सबसे पहले तो नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? एटॉमिक नंबर होता है कितना? 7, यानी कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी कितने होंगे? 7। इन सातों इलेक्ट्रॉन्स को हम अरेंज कैसे करेंगे? 2,5 में, यानी कि जो वैलेंस शेल है नाइट्रोजन का, नाइट्रोजन के एक एटम का, उसमें इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं। होने कितने चाहिए? 8 हैं। कितने? 5। कमी कितनी की है? 3 इलेक्ट्रॉन्स की कमी है। तो नाइट्रोजन एटम को अगर क्या होना है? स्टेबल होना है, तो कहीं ना कहीं से उसको 3 इलेक्ट्रॉन्स की जुगाड़ करनी पड़ेगी। कहां से होगी 3 इलेक्ट्रॉन्स की जुगाड़? तो नाइट्रोजन एटम अपने आसपास देखता है, आसपास उसको दिखाई देते हैं 3 हाइड्रोजन के एटम्स। तीनों के तीनों हाइड्रोजन एटम से जाकर के बोलता है हमारा नाइट्रोजन का एटम कि क्या आप तीनों मुझे एक एक इलेक्ट्रॉन दे सकते हो ताकि मैं क्या बन जाऊं? स्टेबल बन जाऊं। तो तीनों के तीनों हाइड्रोजन के एटम्स ने साफ मना कर दिया। उन्होंने बोला कि भाई हमारे पास तो ले देकर के खुद ही एक ही इलेक्ट्रॉन है, वो भी अगर आपको दे दिया तो फिर हमारे पास में बचेगा क्या? हम तो नहीं दे सकते। तो फिर नाइट्रोजन के एटम ने बोला कि सुनो एक काम करते हैं, ना आप दे सकते हो ना मैं दे सकता हूं, क्यों ना हम अपने इलेक्ट्रॉन्स को आपस में शेयर कर लें। तो एक नाइट्रोजन का एटम 3 हाइड्रोजन के एटम्स के साथ क्या करेगा? ये सब के सब अपने इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करेंगे, जिसके कारण नाइट्रोजन का एटम भी स्टेबल हो जाएगा
उसका भी आप बोल सकते हो कि ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा, साथ ही साथ तीनों हाइड्रोजन के जो एटम्स हैं उनका भी डुप्लेट कंप्लीट हो जाएगा, यानी कि हाइड्रोजन और नाइट्रोजन जितने भी एटम्स हैं सभी स्टेबल बन जाएंगे। और स्टेबल कैसे बने हैं? क्योंकि उनके बीच में इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग हुई है। तो इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग मतलब क्या? उनके बीच में क्या बना है? कोवेलेंट बॉन्ड बना है। हमेशा इस चीज़ को ध्यान रखना कि जो आयनिक कंपाउंड्स होते हैं ना, वो कब बनते हैं? एक मेटल और एक नॉन मेटल के साथ मिलके बनते हैं। भाई मेटल्स होते हैं जो कि अपने आप में से इलेक्ट्रॉन्स को दे सकते हैं। क्या समझाया था मैंने आपको कि मेटल्स होते हैं बड़े दिल वाले, वो इलेक्ट्रॉन्स को अपने एटम में से क्या कर सकते हैं? कंप्लीटली डोनेट कर सकते हैं, है ना। तो मेटल जब इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करते हैं तो वो क्या बन जाता है? कैटायन बनता है। और बगल में कौन रहता है? नॉन मेटल। तो नॉन मेटल तो चाहता ही है इलेक्ट्रॉन्स को गेन करना, इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करना। नॉन मेटल्स के बस की नहीं है कि वो मेटल की तरह क्या करे? इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करे, है ना। नॉन मेटल्स क्या करते हैं? हमेशा इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करते हैं, या फिर अगर एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं तो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन की तरह क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन्स को शेयर कर लेते हैं। तो कुल मिलाकर के नॉन मेटल्स के पास दो ऑप्शन है, या तो वो इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करें या वो इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करें। डोनेट वो कभी कर नहीं सकते, यानी कि नॉन मेटल्स कभी भी एनायन या बोल सकते हो कि कैटायन नहीं बना सकते, वो हमेशा एनायन बनाते हैं। तो आयनिक बॉन्ड जो है वो हमेशा एक मेटल और एक नॉन मेटल के बीच में बनता है। और अगर हम बात करते हैं किसकी? एक कोवेलेंट कंपाउंड की, तो वो हमेशा दो नॉन मेटल्स के बीच में बनता है। क्यों बनता है नॉन मेटल्स के बीच में? क्योंकि कोवेलेंट बॉन्ड्स में इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग होती है। इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग तभी होती है जब दो एटम्स अपने इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करना चाहते हैं केवल, ना कि एक एटम दूसरे को दे रहा है, दूसरा क्या कर रहा है? उसको ले रहा है। भाई ये वाला देखो ना, इनके बीच में क्या बन रहा है? कोवेलेंट कंपाउंड। नाइट्रोजन भी क्या है? आप बोल सकते हो कि एक नॉन मेटल है। हाइड्रोजन के एटम्स भी क्या है? नॉन मेटल्स हैं। तो ना नाइट्रोजन देना चाहता है इलेक्ट्रॉन्स को, ना हाइड्रोजन देना चाहते हैं अपने इलेक्ट्रॉन्स को। तो दोनों क्या करते हैं? एक ही ऑप्शन बचा इनके पास, वो है इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग। तो आयनिक बॉन्ड बनता है मेटल्स और नॉन मेटल्स के बीच में, कोवेलेंट बॉन्ड बनते हैं दो नॉन मेटल्स के बीच में। ठीक है, चलो आई होप ये वाला क्वेश्चन सभी को क्लियर हो गया होगा। अब हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? व्हाई आर मोस्ट कार्बन कंपाउंड्स पुअर कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी? अगर आपको याद हो तो हमने फर्स्ट क्वेश्चन कुछ इसी टॉपिक पे बेस्ड था कि हमने बोला था कि कार्बन या कार्बन के जो कंपाउंड्स होते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी के अच्छे कंडक्टर्स नहीं होते हैं। क्यों नहीं होते हैं वो भी देखते हैं अभी हम। फिर इसके बाद में सेकंड पार्ट क्या है इस क्वेश्चन का? राइट द नेम एंड द स्ट्रक्चर ऑफ सैचुरेटेड कंपाउंड इन विच द कार्बन एटम्स आर अरेंज्ड इन अ रिंग, गिव द नंबर ऑफ सिंगल बॉन्ड्स प्रेजेंट इन दिस एटम। और ये सवाल काफी रिसेंट है, ये आया है सीबीएसई 2018 में। तो आपको पता होना चाहिए कि किस तरीके के किस पैटर्न के सवाल आते हैं इस चैप्टर से बोर्ड एग्जाम्स में। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन का सबसे पहले, इस क्वेश्चन का जो फर्स्ट पार्ट है उसका सबसे पहले हम आंसर देते हैं कि क्यों हम कार्बन के कंपाउंड्स को बोलते हैं कि वो पुअर कंडक्टर्स होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के। तो इसका जवाब ये है कि कार्बन जो होता है वो मेनली क्या बनाता है? कोवेलेंट कंपाउंड्स ही बनाता है, जिसमें कि मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं इंस्टेड ऑफ आयंस। हम सबको पता है कि इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करवाने के लिए क्या चाहिए होता है? एक चार्ज चाहिए होता है। लेकिन कार्बन के जो कंपाउंड्स होते हैं वो मोस्टली क्या होते हैं? कोवेलेंट कंपाउंड्स होते हैं। कोवेलेंट कंपाउंड्स के फॉर्मेशन में कोवेलेंट बॉन्ड्स बनते हैं। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स की एटम्स के बीच में शेयरिंग होती है, ना कि डोनेशन और एक्सेप्टेंस। जब इलेक्ट्रॉन्स के जब आप बोल सकते हो कि एटम्स के बीच में इलेक्ट्रॉन को डोनेशन होगा ही नहीं, इलेक्ट्रॉन्स को कोई एटम एक्सेप्ट करेगा ही नहीं, तो आयंस का फॉर्मेशन कैसे होगा? और अगर आयंस ही नहीं बनेंगे तो फिर आप बोल सकते हो कि चार्ज कैसे फ्लो होगा? और अगर चार्ज फ्लो नहीं होगा तो इलेक्ट्रिसिटी कैसे कंडक्ट होगी भाई? तो यहाँ पे आप बोल सकते हो कि कार्बन मेनली फॉर्म्स कोवेलेंट कंपाउंड्स इन विच मॉलिक्यूल्स आर प्रेजेंट इंस्टेड ऑफ आयंस। In other words, the bonding present in these compounds does not give rise to any ions. कोवेलेंट बॉन्डिंग में आयंस का फॉर्मेशन नहीं होता। आयंस नहीं बनेंगे तो आयंस फ्लो नहीं होंगे। आयंस फ्लो नहीं होंगे मतलब क्या? चार्ज फ्लो नहीं होगा, और चार्ज ही फ्लो नहीं हुआ तो फिर इलेक्ट्रिक करंट कहां से आएगा? ठीक है, चलो सेकेंड पार्ट क्या बोलता है? राइट द नेम एंड द स्ट्रक्चर ऑफ सैचुरेटेड कंपाउंड इन विच द कार्बन एटम्स आर अरेंज्ड इन अ रिंग। अब याद करो, कल के सेशन में हमने बात करी थी हाइड्रोकार्बन्स की। हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं? ये ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जिनमें सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोजन और कार्बन एटम्स ही होते हैं, इनके अलावा और कोई नहीं आएगा इनके बीच में। ठीक है, तो हाइड्रोकार्बन्स के भी आप बोल सकते हो कि दो टाइप्स हमने पढ़े थे। एक होते हैं सैचुरेटेड और एक होते हैं अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड में हम बोलते हैं कि
सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स वो होते हैं जहां पे कार्बन कार्बन एटम्स के बीच में सिंगल कोवलेंट बॉन्ड हो। आई रिपीट, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स आर दोज जहां पे कार्बन कार्बन एटम्स के बीच में सिंगल कोवलेंट बॉन्ड हो। और अनसैचुरेटेड कौन से होते हैं? जहां पे कार्बन कार्बन एटम्स के बीच में डबल या ट्रिपल बॉन्ड हो। एटलीस्ट एक डबल और एक ट्रिपल बॉन्ड तो होना ही चाहिए, ठीक है। फिर इसके बाद में हमने बोला था कि जो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं उनको भी हम फर्दर दो कैटेगरीज में कैटेगराइज करते हैं। एक होते हैं अल्कीन्स और एक होते हैं अल्काइंस। अल्कीन्स मतलब क्या? कि जहां पे कार्बन एटम्स के बीच में एटलीस्ट एक डबल बॉन्ड हो, और जब कार्बन एटम्स के बीच में एटलीस्ट एक ट्रिपल बॉन्ड होता है तो वो क्या बनाते हैं? अल्काइंस बनाते हैं, ठीक है। तो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स की यहाँ पे बात नहीं हो रही है, यहाँ पे बात हो रही है किसकी? सैचुरेटेड कंपाउंड की, जहां पे हम बोल रहे हैं कि कार्बन एटम्स के बीच में क्या है? सभी के सभी आप बोल सकते हो कि सिंगल कोवलेंट बॉन्ड है ना। सैचुरेटेड का मतलब क्या होता है? सिंगल कोवलेंट बॉन्ड, डबल नहीं और ना ही ट्रिपल। किसके बीच में? कार्बन कार्बन एटम के बीच में, ठीक है। चलो, अब जैसे कि हमने कल के सेशन में एक प्रॉपर्टी भी पढ़ी थी, कार्बन हम बोलते हैं कि इतना वर्सेटाइल क्यों होता है? क्यों हम कार्बन को ही एलिमेंट को इतना पढ़ रहे हैं? इतने सारे तमाम एलिमेंट्स है, आयरन है, गोल्ड है, सिल्वर है, उनके बारे में क्यों नहीं पढ़ते? इसलिए नहीं पढ़ते क्योंकि कार्बन क्या है? एक वर्सेटाइल एलिमेंट है। हर कहीं आपको कार्बन ही दिखाई देगा, धरती में, हवा में, हमारे अंदर, प्लांट्स में, फ्यूल्स में, कपड़ों में, हर जगह क्या है? कार्बन 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 ही है। तो कार्बन इतना ज्यादा क्यों है? क्योंकि कार्बन के पास सर्टेन प्रॉपर्टीज होती हैं, और उन सर्टेन प्रॉपर्टीज में से एक प्रॉपर्टी यह भी होती है कि कार्बन क्या करता है? मल्टीपल बॉन्ड्स फॉर्मेशन की टेंडेंसी रखता है। कार्बन सिंगल बॉन्ड भी बना सकता है, डबल भी बना सकता है और ट्रिपल भी बना सकता है, ठीक है। चलो, अब इसके बाद में हमसे बोला जा रहा है कि हमको क्या बनाना है? एक स्ट्रक्चर बनाना है, और उस स्ट्रक्चर का हमको नाम भी बताना है। और वो स्ट्रक्चर किसका होना चाहिए? एक सैचुरेटेड कंपाउंड का होना चाहिए जिसमें कार्बन एटम्स क्या हो? रिंग में अरेंज्ड हो, ठीक है। गिव द नंबर ऑफ सिंगल कोवलेंट बॉन्ड्स प्रेजेंट इन द कंपाउंड्स। यहाँ पे बेसिकली एक आप बोल सकते हो कि क्वेश्चन थोड़ा सा इनकम्प्लीट है। इनकम्प्लीट क्यों है? क्योंकि इस सवाल में ना यहाँ पे आना चाहिए क्या? 3 कार्बन एटम्स। सवाल पूरा कुछ इस तरीके का है कि आपको एक सैचुरेटेड कंपाउंड तो बनाना है, लेकिन किसके साथ बनाना है? 3 कार्बन एटम्स के साथ मिलके, है ना। सैचुरेटेड कंपाउंड्स तो बनाना है, लेकिन किसके साथ? तो 3 कार्बन एटम्स के साथ मिलके बनाना है। और वो कंपाउंड भी कैसा है? ऐसा कि तीनों कार्बन एटम्स कैसे होंगे? रिंग में अरेंज्ड होंगे। फिर इसके बाद में उस स्ट्रक्चर का, मतलब उस कंपाउंड का आप स्ट्रक्चर बनाओ, इसके बाद में उसका क्या करो? आप नामकरण भी करो, उसका नाम भी दो। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? ये रहा एक कार्बन एटम, ये रहा दूसरा कार्बन एटम, और ये रहा तीसरा कार्बन एटम। तीनों के बीच में हमने क्या करा है? सिंगल कोवलेंट बॉन्ड बना दिया है। यानी कि तीनों ही कार्बन एटम्स को हमने एक ट्रायंगल के फॉर्म में रखा, और तीनों कार्बन एटम्स को हमने क्या करा? जोड़ दिया। कैसे जोड़ा? सिंगल कोवलेंट बॉन्ड से। क्यों जोड़ा सिंगल कोवलेंट बॉन्ड से? क्योंकि सवाल में दिया गया है कि क्या बनाना है आपको? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, यानी कि कार्बन कार्बन एटम्स के बीच में सिंगल कोवलेंट बॉन्ड होना चाहिए। तो ये लो हमने बना दिया। लेकिन एक बात बताओ, सभी कार्बन एटम्स को हमने अटैच तो कर दिया, अरेंज तो कर दिया, लेकिन क्या सभी कार्बन एटम्स की जो टेट्रावैलेंसी है वो सेटिस्फाई हुई है? भाई हर एक कार्बन एटम के पास आप बोल सकते हो कि कितनी वैलेंसी होती है? 4 वैलेंसी होती है। इसके पास भी 4, इसके पास भी 4, इसके पास भी 4, है ना। लेकिन हुआ क्या? ये वाला जो कार्बन एटम है ये तो अभी क्या कर रहा है? केवल इस और इस कार्बन एटम के साथ कंबाइन होकर के अपनी 4 में से केवल 2 वैलेंसी को सेटिस्फाई कर रहा है। अभी भी 2 इसको आप बोल सकते हो कि वैलेंसी की जरूरत है, यानी कि ये वाला कार्बन एटम फर्दर 2 और बॉन्ड बनाएगा, तब जाकर के ये स्टेबल होगा। सेम केस किसके साथ है? इसके साथ भी है। ये वाला जो कार्बन एटम है ये भी क्या कर रहा है? केवल 2 बॉन्ड बना रहा है ना। और अपनी टेट्रावैलेंसी को सेटिस्फाई करने के लिए ये फर्दर और क्या करेगा? 2 बॉन्ड्स और बनाएगा। सेम केस किसके साथ है? इस वाले कार्बन के साथ भी है। इसको भी अगर अपनी टेट्रावैलेंसी को सेटिस्फाई करना है तो 2 और कोवलेंट बॉन्ड्स बनाने पड़ेंगे। किसके साथ बनाएंगे भाई? हम बना क्या रहे हैं? हाइड्रोकार्बन, जिसमें सिर्फ और सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन होता है। तो कार्बन तो हमने लिख दिया, कार्बन का नंबर हम और इंक्रीज नहीं कर सकते, तो अब हम क्या करेंगे? यहाँ पे लगा देंगे हाइड्रोजन एटम्स को। ये लगा दिया 1, ये लगा दिया 2, ये लगा दिया 3, ये 4, ये 5 और ये 6। तो कुल मिलाकर के हमारे पास कार्बन एटम्स कितने थे? 3 थे। और हाइड्रोजन एटम्स कितने थे? हाइड्रोजन एटम्स हम बोलते हैं कि 6 थे। कल के सेशन को अगर आप याद करोगे तो मैंने आपको बताया था कि ऐसे हाइड्रोकार्बन्स जहां पे नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कितने हो? 3 हो, तो वहां पे
उन हाइड्रोकार्बन का जो आप बोलते हो कि जो नाम होगा उसका प्रीफिक्स क्या लगेगा, उनका प्रीफिक्स लगेगा प्रॉप। क्या लगेगा, प्रॉप लगेगा, है ना। कल के सेशन में मैंने आपको बताया था कि अगर किसी हाइड्रोकार्बन में नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कितने हो, एक ही हो, तो प्रीफिक्स क्या लगेगा नाम में, मिथ। अगर 2 होंगे तो क्या लगेगा, इथ। अगर 3 होंगे कार्बन एटम्स तो क्या लगेगा, प्रॉप लगेगा। ठीक है, क्या ये नाम कंप्लीट हुआ है, नहीं, अभी ये इनकम्प्लीट है। क्यों, क्योंकि आपको बताना है ना कि ये एक हाइड्रोकार्बन तो बना है, लेकिन कौन सा वाला बना है, ये बना है एक सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। और सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स को हम और क्या कहते हैं, अल्केन्स कहते हैं। जब कार्बन कार्बन एटम्स के बीच में सारे सिंगल बॉन्ड हो तो नाम के आगे क्या लगता है, नाम के आगे लगता है एन, यानी कि प्रोपेन। तो ये क्या बना है, प्रोपेन। क्या अभी भी ये नाम कंप्लीट है, नहीं कंप्लीट है। क्यों, क्योंकि क्या यहाँ पे आपको 3 कार्बन एटम्स की स्ट्रेट चेन दिखाई दे रही है, बिल्कुल भी नहीं। यहाँ पे तो आपने क्या बनाया है, एक रिंग बनाई है 3 कार्बन एटम्स की, यानी कि आपने एक साइकिल बनाई है, यानी कि आपने एक साइक्लिक सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बनाया है। तो ये नाम अभी भी क्या है, इनकम्प्लीट है। यहाँ पे आप क्या लगाओगे, यहाँ पे आप लगाओगे साइक्लोप्रोपेन, तब जाकर के इस कंपाउंड का नाम क्या होगा, इसका नाम हम बोलते हैं कि कंप्लीट होगा। ठीक है, तो ये क्या बन गया है, ये बन गया है एक साइक्लोप्रोपेन। कैसे बनाया, सवाल में आपको बोला गया था कि यू हैव 3 कार्बन एटम्स, और इन तीनों कार्बन एटम्स के साथ आपको क्या करना है, इनको इस तरीके से अरेंज करना है कि इनकी क्या बन जाए, एक रिंग बन जाए। प्लस रिंग तो आपको बनानी ही है इन 3 कार्बन एटम से, और क्या बनाना है, इनके साथ आपको एक सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बनाना है। उस कंपाउंड को आपको नाम भी रखना है और उसके स्ट्रक्चर को भी बनाना है। तो स्ट्रक्चर हमने बना दिया और नाम हमने रख दिया क्या, साइक्लोप्रोपेन। कहां से आया है, क्योंकि साइकिल बन रही है, रिंग बन रही है कार्बन एटम्स की, इसलिए हमने रख दिया क्या, साइक्लो। प्रोप क्यों बोला, क्योंकि यहाँ पे कार्बन एटम्स कितने हैं, 3 हैं, और तीनों ही कार्बन एटम्स के बीच में सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड है, यानी कि क्या है, एक सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, यानी कि ये क्या है, एक अल्केन है, इसलिए प्रोप के आगे क्या लगाया है, एन लगाया है। तो क्या बन गया, साइक्लोप्रोपेन। ठीक है, आई होप ये वाला क्वेश्चन भी सभी को समझ में आया होगा कि किस तरीके से हम साइक्लोप्रोपेन बना सकते हैं। चलो अब हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। यहाँ पे वही सारा एक्सप्लेनेशन है जो कि मैंने आपको अभी अभी बताया है। चलो अब इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, स्टेट द रीजन व्हाई कार्बन कैन नीदर फॉर्म C4 पॉजिटिव कैटायंस नॉर C4 नेगेटिव एनायंस बट फॉर्म्स कोवेलेंट कंपाउंड्स। Also state the reason to explain why covalent compounds option A are bad conductors of electricity, option B have low melting and boiling points। और ये कहाँ आया है, ये क्वेश्चन आया है CBSE 2014 में। तो सबसे पहले तो आपको ये बताना है कि कार्बन जो होता है वो कभी कैटायन या एनायन C4 पॉजिटिव या C4 नेगेटिव आयंस क्यों नहीं बना पाता। बड़ा सिंपल सा इसका रीजन है कि भाई अगर कार्बन एटम क्या करे, जैसे कि उसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। कभी अगर कार्बन एटम सोचे कि यार मुझे तो कोई ऐसा एटम मिल ही नहीं रहा है जो कि मुझे क्या करे, 4 और इलेक्ट्रॉन्स दे दे ताकि मैं अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर सकूं। तो एक काम करते हैं, मेरे पास जो चारों वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है इसी को हम उड़ा देते हैं। तो क्या होगा, जब ये शेल ही नहीं रहेगा तो फिर आउटर मोस्ट शेल कौन सा बन जाएगा, के शेल, और उसमें हम बोलते हैं कि वो तो कंप्लीटली फिल्ड है। यानी कि अगर हमने 4 इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट कर दिया कार्बन एटम ने तो उसका डुप्लेट कंप्लीट हो जाएगा और वो स्टेबल बन जाएगा। ये ख्याल भी तो कार्बन एटम के अंदर आ सकता है, आएगा जरूर, लेकिन वो कर नहीं पाएगा। क्यों नहीं कर पाएगा, क्योंकि 4 इलेक्ट्रॉन्स को देने में ना काफी एनर्जी लगती है और इतनी एनर्जी छोटे से कार्बन एटम के पास नहीं होती है। तो सफिशिएंट एनर्जी के ना होने के कारण एक कार्बन एटम 4 इलेक्ट्रॉन्स को अपने आप से डोनेट नहीं कर सकता है। बचा क्या, बचा सेकंड ऑप्शन कि वो क्या करे, कहीं से 4 इलेक्ट्रॉन्स को लेकर के आ जाए, है ना। अगर दे नहीं सकता तो ले तो सकता है। तो अगर वो लेकर के आ जाएगा, ऐसा नहीं कि कार्बन एटम 4 इलेक्ट्रॉन्स को लेकर के आ नहीं सकता है, उसको कोई दे नहीं सकता, बिल्कुल दे सकते हैं। और कार्बन एटम अपने अंदर 4 इलेक्ट्रॉन्स को लेकर आ भी सकता है, लेकिन होगा क्या, अगर वो 4 इलेक्ट्रॉन्स को लेकर के आ जाता है तो अब कार्बन एटम के पास टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे कितने, 10। 6 पहले से थे, 4 और आ गए तो कितने हो गए, 10 हो गए। लेकिन अभी प्रोटॉन्स कितने हैं, प्रोटॉन्स तो हम बोलते हैं कि अभी भी 6 ही है ना। तो होगा क्या, एक ऐसा न्यूक्लियस जिसके पास 6 प्रोटॉन्स हैं उसके लिए ये इम्पॉसिबल हो जाएगा कि वो 10 इलेक्ट्रॉन्स को एक एटम के अंदर बांध के रखे।
अगर 4 इलेक्ट्रॉन्स कार्बन के एटम के अंदर आ भी जाते हैं तो कार्बन एटम का जो न्यूक्लियस है जिसके पास 6 प्रोटॉन्स है उसके लिए ये इम्पॉसिबल हो जाएगा कि वो एटम के अंदर 10 इलेक्ट्रॉन को पकड़ करके रखे, होल्ड करके रखे। तो कार्बन एटम के पास ले दे करके ये वाला ऑप्शन भी नहीं रहा कि वो क्या करे, 4 इलेक्ट्रॉन्स को ले करके C4 नेगेटिव एनायन बना सके। ना वो कैटायन बना सकता है ना वो एनायन बना सकता है। क्यों? रीजन बता दिया मैंने आपको। एटॉमिक नंबर ऑफ कार्बन इज 6. This means that it has 4 electrons in its outermost shell and it needs 4 more electrons to attain noble gas configuration. It does not form C positive cation as the removal of 4 valence electrons will require huge amount of energy. The cation formed will have 6 protons and 2 electrons. This makes it highly unstable. Carbon is unable to form C4 negative anion as its nucleus with 6 protons will not be able to hold 10 electrons due to its small size. साइज इतना छोटा होता है कि जो न्यूक्लियस के अंदर 6 प्रोटॉन्स है ना वो कार्बन में 10 इलेक्ट्रॉन्स को होल्ड करके रख ही नहीं सकते हैं। तो ना पॉजिटिव कैटायन, सॉरी ना पॉजिटिव आयन ना नेगेटिव आयन कुछ फॉर्म नहीं कर पाएगा हमारा कार्बन का एटम। तो कुल मिलाकर के ऑप्शन क्या रह जाता है, इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करना। और जहां इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग हुई है वहां पे क्या बना है, कोवेलेंट बॉन्ड बना है। और जहां कोवेलेंट बॉन्ड बना समझ लो वहां पे क्या हुआ है, कोवेलेंट कंपाउंड्स का फॉर्मेशन हुआ है। ठीक है, तो रीजन आपको समझ में आया होगा। अब इसके बाद में सेकंड पार्ट क्या है इस सवाल का, ऑल्सो स्टेट द रीजन एक्सप्लेन व्हाई कोवेलेंट कंपाउंड्स आर बैड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। कोवेलेंट कंपाउंड्स इसलिए बैड कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के क्योंकि कोवेलेंट कंपाउंड्स में कोवेलेंट बॉन्ड्स का फॉर्मेशन होता है और कोवेलेंट बॉन्ड्स में आयंस का फॉर्मेशन नहीं होता है। जब आयंस ही नहीं बनेंगे तो फ्लो कौन करेगा, है ना भाई। जब आयंस फ्लो करते हैं तो उनके ऊपर जो भी चार्ज होता है वो फ्लो करता है। जब चार्ज फ्लो करता है तब हम बोलते हैं कि इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा है। यहाँ पे तो हम बोल रहे हैं कि आयंस बने ही नहीं रहे हैं। तो जब आयंस बनेंगे ही नहीं तो फ्लो कौन करेगा, जब चार्ज ही फ्लो नहीं होगा तो इलेक्ट्रिक करंट कहाँ से आएगा, इलेक्ट्रिसिटी कहाँ से आएगी। इसलिए कोवेलेंट कंपाउंड जो होते हैं वो क्या होते हैं, दे आर बैड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। सेकंड ऑप्शन क्या है, सेकंड पॉइंट हैव लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। वो इसलिए क्योंकि मॉलिक्यूल्स के बीच में जो लगने वाला इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होता है इन द कोवेलेंट कंपाउंड्स वो थोड़ा सा वीक होता है। तो जरा सा आपने क्या किया है, हीट एनर्जी दी है जिसके कारण क्या होता है कि फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन टूट जाते हैं और जो कंपाउंड है कोवेलेंट कंपाउंड वो अपने कम टेम्परेचर पर ही मेल्ट या बॉयल होने लगता है। ठीक है, आई होप तीनों के तीनों पार्ट्स इस क्वेश्चन के सभी को समझ में आ गए होंगे। तो कोवेलेंट कंपाउंड्स डज नॉट हैव फ्री आयंस, आयंस फ्री नहीं होते हैं। ड्यू टू दिस दे आर बैड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन सॉलिड, मॉल्टन और एक्वा स्टेट। कोई सा भी स्टेट ले लो, सॉलिड ले लो, मॉल्टन ले लो या एक्वस ले लो। Covalent compounds are formed by covalent bonds and it has found that intermolecular forces of attraction in covalent compounds क्या होते हैं, weak होते हैं between the molecules. Thus, low amount of energy is required to break these forces of attraction. Hence, their melting and boiling points are quite low. ठीक है, चलो अब इसके बाद में हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। सेलेक्ट सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स फ्रॉम द फॉलोइंग। ये कहाँ आया है, ये आया है CBSE 2016 में। क्या क्वेश्चन है ये, आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इन चारों ऑप्शन में से आपको बताना है कि सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कौन सा है। अभी भी बताया था मैंने, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का मतलब क्या होता है, कार्बन कार्बन एटम्स के बीच में क्या होना चाहिए, सिंगल बॉन्ड होना चाहिए, डबल नहीं होना चाहिए। चलो बना के देखते हैं। सबसे पहले हमारे पास क्या है, C3H6। तो सबसे पहले हम बनाते हैं 3 कार्बन एटम। ठीक है, इन तीनों कार्बन एटम के साथ हम क्या जोड़ते हैं, 6 हाइड्रोजन एटम जोड़ते हैं। 6 क्यों जोड़ेंगे, क्योंकि मॉलिक्यूल कैसा है, 6 हाइड्रोजन एटम्स वाला है। तो एक हमने जोड़ दिया यहाँ, दूसरा जोड़ दिया हमने यहाँ, तीसरा जोड़ दिया यहाँ। ठीक है, फोर्थ हमने जोड़ दिया कहाँ, यहाँ। और इसके बाद में हमने क्या किया, 6 को जोड़ दिया हमने कहाँ, यहाँ। तो कुल मिलाकर के या आप एक काम करो, इसको यहाँ जोड़ दो। ठीक है, तो 1 2 3 4 5, एक और है तो एक और हम कहाँ डाल सकते हैं, एक और हमने डाल दिया यहाँ। तो 1 2 3 4 5 6। तो कुल मिलाकर के हुआ क्या, कुल मिलाकर के आप बोल सकते हो कि एक हमने कंपाउंड बनाया है, एक मॉलिक्यूल बनाया है जिसमें कि कार्बन एटम्स कितने हैं, 3 हैं। और इन 3 कार्बन एटम्स की, तीनों की तीनों कार्बन एटम्स की जो टेट्रा वैलेंसी है उसको सेटिस्फाई करने के लिए कौन आए हैं, 6 हाइड्रोजन एटम्स आए हैं। लेकिन एक बात बताओ, ये जो हमने कंपाउंड बनाया है, क्या इस कंपाउंड में हर एक कार्बन एटम की जो आप बोल सकते हो कि जो टेट्रा वैलेंसी है, क्या वो फुलफिल हो पाई है, क्या वो सेटिस्फाई हो पाई है। देखो भाई, एक जो कार्बन एटम होता है वो अपने आप को स्टेबल बनाने के लिए क्या करता है,
4 बॉन्ड्स बनाता है। हर एक कार्बन एटम अपने आप को स्टेबल बनाने के लिए 4 बॉन्ड्स बनाता है। अब एक एक करके हर एक कार्बन एटम की तरफ ध्यान से देखते जाओ। स्टार्ट हम करते हैं ये वाले कार्बन एटम से। ये वाला जो कार्बन एटम है, क्या इसने 4 बॉन्ड्स बनाए हैं? देखो, ये रहा 1, ये रहा 2, ये रहा 3 और ये रहा 4। सही बात है। तो इस वाले कार्बन एटम ने अपने आप को स्टेबल बनाने के लिए 4 बॉन्ड्स बनाए हैं। 3 बनाए हैं H एटम्स के साथ और 1 बनाया है C कार्बन एटम के साथ। तो ये वाला कार्बन क्या है? अपने आप को स्टेबल कर सकता है। इसकी वैलेंसी क्या हो गई है? सेटिस्फाई हो गई है। अब हम बात करते हैं दूसरे वाले की। अब ये वाला जो कार्बन एटम है, इसने अपने आप को स्टेबल बनाने के लिए क्या 4 कोवेलेंट बॉन्ड्स फॉर्म करे हैं? चलो देखते हैं। ये रहा 1, ये रहा 2 और ये रहा 3। यानी कि आप बोल सकते हो कि ये वाला जो कार्बन एटम है, इसने तो अभी केवल क्या बनाए हैं? 3 ही बॉन्ड्स बनाए हैं, 1 बॉन्ड नहीं बनाया, यानी कि अभी इसकी टेट्रावैलेंसी सेटिस्फाई नहीं हुई है। सिमिलरली इसका जो पड़ोस वाला कार्बन एटम है, पड़ोस वाले कार्बन एटम की भी टेट्रावैलेंसी सेटिस्फाइड नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसने भी 4 में से केवल 3 ही बॉन्ड बनाए हैं। एक रहा ये वाला, दूसरा रहा ये और तीसरा रहा ये। यानी कि कुल मिलाकर के अगर आपके पास 3 कार्बन एटम्स हैं और आपके पास कितने H एटम्स है? 6 एटम्स हैं। तो इससे क्या होगा? केवल एक ही कार्बन की टेट्रावैलेंसी सेटिस्फाइड होगी। 2 कार्बन अभी भी क्या करेंगे? अपने आप को स्टेबल बनाने के लिए कुछ जुगाड़ करेंगे। क्या जुगाड़ करेंगे भाई? आप जो है हाइड्रोजन के एटम्स का नंबर तो बढ़ा नहीं सकते हो, तो कार्बन एटम्स क्या करेंगे? अगर कोई उनको H एटम्स ला करके नहीं देगा तो ये दोनों कार्बन एटम्स अपने बीच में एक और कोवेलेंट बॉन्ड बना लेंगे। यानी कि ये बीच में क्या करेंगे? डबल बॉन्ड बना लेंगे आपस में। और जहां डबल बॉन्ड आया, समझ लो वहां पे क्या हुआ? वहां पे हम बोलते हैं कि अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, टू बी मोर स्पेसिफिक क्या बन गया है? अल्कीन बन गया है। कौन सा वाला अल्कीन बना है? ये बना है प्रोपीन। कैसे बना है प्रोपीन? नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कितने हैं? 3। तो प्रीफिक्स क्या लगेगा? प्रोप लगेगा। और क्योंकि ये क्या बन रहा है? अल्कीन, तो सफिक्स क्या लगेगा? ईन लगेगा। अल्कीन का ईन, तो ये क्या बन जाएगा? प्रोपीन बन जाएगा। और प्रोपीन क्या है? एक अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। पूछा क्या गया था कि सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन सिलेक्ट करो, तो डेफिनेटली ये वाला जो हमारा कंपाउंड है, ये सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन नहीं है। अब एक काम करो, इस तरीके से बार बार स्ट्रक्चर को बना करके चेक करना कि कौन सा वाला हाइड्रोकार्बन सैचुरेटेड है, कौन सा वाला नहीं है, ये मुश्किल है ना। तो अब हम क्या करेंगे? हम जाएंगे फॉर्मूला के ऊपर। कल के सेशन में मैंने आपको बताया था कि अल्केन्स का जनरल फॉर्मूला क्या होता है? CnH2n+2। अल्कीन का कितना होता है? CnH2n। और अल्काइंस का कितना होता है? CnH2n-2। तो आप क्या करोगे? इनमें से बताने के लिए कि कौन सा सैचुरेटेड है, कौन सा नहीं है, आप इन जनरल फॉर्मूलाज का यूज करोगे। कैसे? चलो, यहां पे हम बोलते हैं कि कार्बन एटम्स कितने हैं? 3 है ना। तो अब हम इन 3 कार्बन एटम्स को बेसिकली हम करेंगे क्या? इस वाले फॉर्मूले के अंदर डाल करके देखेंगे। क्यों डाल के देखेंगे? क्योंकि हमको चाहिए क्या है? हमको चाहिए है अल्केन्स, यानी कि हमको चाहिए है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। तो हमको काम कौन आएगा? हमको काम आएगा केवल यही वाला कंपाउंड। तो हम क्या करेंगे? जहां जहां आपको N दिख रहा है इस कंपाउंड में, वहां आप क्या करोगे? 3 डाल दोगे। क्यों? क्योंकि अभी सबसे पहले हम इस वाले कंपाउंड को चेक कर रहे हैं कि ये सैचुरेटेड है या नहीं है। तो हम क्या करेंगे? 3 हमने डाला तो CnH2n+2, N की जगह डालेंगे 3, तो कितना आ जाएगा? C3H2 ब्रैकेट में अंदर 3 + 2, कितना हो जाएगा? C3, 3 2 6 +2 यानी कि 8, तो C3H8। तो अगर 3 कार्बन एटम वाला क्या बनाएगा? सैचुरेटेड कंपाउंड बनाएगा, यानी कि अल्केन बनाएगा, तो उसके लिए 8 हाइड्रोजन एटम्स चाहिए हैं। लेकिन है कितने? हैं तो केवल 6, यानी कि डेफिनेटली क्या है? ये एक अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। क्यों? क्योंकि H एटम्स की कमी है, और अगर H एटम्स कम होंगे तो कार्बन एटम क्या करेंगे? डबल या ट्रिपल बॉन्ड बना लेंगे। तो वो क्या सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कहलाएंगे? तब नहीं कहलाएंगे। ठीक है, चलो अब हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट कंपाउंड की। नेक्स्ट कंपाउंड क्या है? C5H10। सेम हम फॉर्मूला यूज करेंगे। अब इस बार N की जगह पे हम क्या करेंगे? N की जगह पे हम डाल देंगे 5, तो क्या बन जाएगा? C5H ब्रैकेट में, अभी ब्रैकेट नहीं आएगा, पहले 2 आएगा, 2 ब्रैकेट में 5 + 2 कितना हो जाएगा? C5, 5 2 10, 10 + 2 कितना हो जाएगा? 12। लेकिन यहाँ पे है कितने? यहाँ पे तो 10 है।
यानी कि अगेन होने कितने चाहिए, अगर आपके पास 5 कार्बन एटम्स हैं और उसके साथ अगर आप सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बनाना चाहते हो तो आपके पास होने चाहिए 12 हाइड्रोजन एटम्स, लेकिन है कितने 10, यानी कि डेफिनेटली H एटम्स की कमी है, जिसके कारण कार्बन एटम्स क्या करेंगे, डबल और ट्रिपल बॉन्ड बना लेंगे, यानी कि ये भी क्या बन जाएगा, ये भी हम बोलते हैं कि एक अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बन जाएगा। अब हम बात करते हैं अपने थर्ड वाले कंपाउंड की। थर्ड वाले कंपाउंड में कितने H एटम्स हैं, आप बोल सकते हो कि सॉरी कितने कार्बन एटम से 4 है, तो अब आप क्या करोगे, जहां जहां N है वहां वहां क्या डाल दोगे, 4 डाल दोगे, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा C4, 4 2 8, 8 + 2 कितना होता है 10, C4H10। तो अगर आपके पास 4 कार्बन एटम्स हैं और उसके साथ अगर आप अल्केन बनाना चाहते हो तो आपको कितने H एटम्स चाहिए हैं, 10 हैं, कितने, अरे वाह 10 ही है। इसका मतलब क्या कि ये वाला जो हमारा कंपाउंड होगा ये क्या होगा, एक सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होगा, क्योंकि इसके पास कार्बन भी कितने हैं, 4 हैं, और H एटम्स भी कितने हैं, 10 हैं। तो यहाँ पे आप बोल सकते हो कि 10 H एटम्स 4 कार्बन एटम्स के टेट्रावैलेंसी को सेटिस्फाई कर देंगे, जिसके कारण सभी कार्बन एटम्स आपस में सिंगल कोवलेंट बॉन्ड से जुड़े होंगे। बाकियों को भी आप चेक कर सकते हैं, क्या होगा, जहां जहां अब N दिख रहा है वहां वहां आप क्या लगा दो, 2 लगा दो, तो C2 + 2 ब्रैकेट में 2 + 2 कितना हो जाएगा, C2 2 2 4 + 6, C2H6, तो ये भी क्या है, एक अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। सिमिलरली ये वाला भी कितना हो जाएगा, C6H2 ब्रैकेट में 6 + 2 कितना हो जाएगा, C6, 6 2 12, 12 + 2 कितना होता है 14। तो अगर आपके पास 6 कार्बन एटम्स हैं और अगर आपको इन 6 कार्बन एटम्स के साथ क्या बनाना है, एक सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बनाना है, तो आपके पास क्या होने चाहिए, टोटल 14 H एटम्स होने चाहिए। है कितने हमारे पास, अरे वाह 14 ही तो है। इसका मतलब क्या कि ये वाला भी क्या बनाएगा, एक सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन ही बनाएगा, यानी कि 6 कार्बन एटम्स की टेट्रावैलेंसी को सेटिस्फाई करने के लिए 14 H एटम्स हैं, जिसके कारण कार्बन कार्बन एटम्स के बीच में डबल या ट्रिपल बॉन्ड नहीं बनेगा, सिर्फ और सिर्फ सिंगल कोवलेंट बॉन्ड बनेगा। तो ये भी क्या बन जाएगा, ये भी बन जाएगा एक सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। ठीक है, तो कुल मिलाकर के ऑप्शन सी और जो लास्ट ऑप्शन है हमारे पास ये वाला C और 5 वाला, C और E वाला, ये क्या है, ये मिलके बनाएंगे सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, बाकी सब कैसे हैं, अनसैचुरेटेड वाले हैं। ठीक है, चलो अब हम बात करते हैं किसकी, अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ अल्कोहल विच कैन बी डिराइव्ड फ्रॉम ब्यूटेन। और ये कहाँ आया है, CBSE 2015 का सवाल है। बेसिकली ये जो हमारा क्वेश्चन है ना, ये हम बोलते हैं कि फंक्शनल ग्रुप के टॉपिक पर बेस्ड है। कल के सेशन में मैंने आपको समझाया था कि फंक्शनल ग्रुप्स क्या होते हैं। एक बच्चे का डाउट भी था कि मैम ये वाला टॉपिक अच्छे से समझ में नहीं आया है, फिर से थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दो, तो मैं आपको बता देती हूँ। फंक्शनल ग्रुप्स क्या होते हैं, ये हेट्रो एटम होते हैं या ग्रुप होता है हेट्रो एटम्स का, जो कि किसी भी हाइड्रोकार्बन में उसके हाइड्रोजन की जगह पे आकर के बैठ जाता है और उस हाइड्रोकार्बन कंपाउंड की प्रॉपर्टी को उठा करके चेंज कर देता है। आई रिपीट, देखो मैंने आपको क्या बताया है कि हमारे जो हाइड्रोकार्बन कंपाउंड्स हैं वो किसके बने होते हैं, वो बने होते हैं कार्बन्स के और वो बने होते हैं हाइड्रोजन के। आपको हाइड्रोकार्बन कंपाउंड्स में सिर्फ और सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन के एटम्स ही दिखाई देते हैं। अब अगर आपके पास एक हाइड्रोकार्बन कंपाउंड है और इस कंपाउंड में आकर के कोई दूसरे एलिमेंट का एटम आकर के चिपक जाए, भाई हाइड्रोकार्बन कंपाउंड के पास सिर्फ और सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन एटम है, और अगर किसी ऐसे कंपाउंड में किसी दूसरे एलिमेंट का एटम आकर के चिपक जाए तो वो दूसरे एलिमेंट का एटम हमारे हाइड्रोकार्बन कंपाउंड के लिए क्या होगा, एक अलग ही विचित्र एटम होगा, और उस विचित्र एटम्स को बोल देते हैं क्या, हेट्रो एटम। हेट्रो मतलब क्या, डिफरेंट, अलग। तो हमारे हाइड्रोकार्बन कंपाउंड्स जिनके पास सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोजन और कार्बन के ही एटम्स होते हैं, उनके लिए किसी दूसरे एलिमेंट का एटम क्या होगा, एक डिफरेंट एटम होगा, जिसको हम कहते हैं हेट्रो एटम। अब जरूरी नहीं है कि दूसरे एलिमेंट का केवल एक ही एटम आए, हो सकता है बहुत सारे दूसरे एलिमेंट्स के एटम्स मिलके क्या बना ले, एक ग्रुप बना ले, जिनको हम क्या कहते हैं, हेट्रो एटम्स का ग्रुप। और ये हेट्रो एटम्स का ग्रुप हमारे हाइड्रोकार्बन कंपाउंड में आकर के एक हाइड्रोजन की जगह पे आकर के बैठ जाए, तो वो क्या होगा, आपके पूरे हाइड्रोकार्बन कंपाउंड की आप बोल सकते हो कि प्रॉपर्टी उठा करके चेंज हो जाएगी। कैसे, चलो हम देखते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं अपने एक कॉमन हाइड्रोकार्बन की, जिसका नाम है क्या, ईथेन। इथ मतलब क्या होता है, दो कार्बन के एटम्स। एन मतलब क्या कि दोनों कार्बन एटम्स के बीच में क्या है, सिंगल बॉन्ड है ना। अगर सिंगल कोवलेंट बॉन्ड है
कार्बन एटम्स के बीच में, और कार्बन एटम्स भी कितने हैं, 2 हैं, तो नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स कितने होंगे, कैसे पता करते हैं हम, CnH2n+2 के फॉर्मूला से। कार्बन एटम्स कितने हैं, 2, H एटम्स कितने हो जाएंगे, 2 × 2 + 2 यानी कि C2, 2 2 4 + 6 यानी कि हाइड्रोजन के एटम्स होंगे कितना, 6। तो C2H6 क्या होगा, C2H6 होगा इथेन। चलो अब हम इस C2H6 का एक स्ट्रक्चर बना लेते हैं, 1 2, ठीक है, कार्बन एटम्स हमने बना दिए 2, और इनके बीच में हमने एक सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बना दिया। अब इन दोनों ही कार्बन एटम्स को हम क्या करेंगे, इनकी टेट्रावैलेंसीज को हम सेटिस्फाई करेंगे। कैसे करेंगे, 6 हाइड्रोजन के एटम से। तो यहाँ पे हमने क्या करा, 1 2 3 4 5 6। तो अब हमारा क्या बन गया है, इथेन बन गया है, जहां पे हमारे पास 2 कार्बन के एटम्स हैं और इन दोनों ही कार्बन एटम्स के बीच में सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड है, और इन दोनों कार्बन एटम्स की टेट्रावैलेंसी को सेटिस्फाई करने के लिए हमारे पास कितने H एटम्स हैं, 6 एटम्स हैं। ठीक है, अब सवाल ये आता है कि सपोज क्या है, एक क्लोरीन का एटम है, क्लोरीन का एटम है। अब ये जो क्लोरीन का एटम है, ये तो हम बोल रहे हैं ना कि किसी दूसरे ही एलिमेंट का एटम है। भाई ये जो हमारे पास इथेन है, ये इथेन क्या है, इथेन भी तो हमारा एक हाइड्रोकार्बन है, जिसमें आपको सिर्फ और सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन के ही एटम्स दिखाई दे रहे हैं। अब हुआ क्या, कोई दूसरा एलिमेंट आया, दूसरा एलिमेंट मतलब कौन सा, क्लोरीन। क्लोरीन का क्या आ गया, एक एटम आ गया। अब ये क्लोरीन का एटम आया और ये क्या करता है, इथेन के एक हाइड्रोजन को हटाता है और खुद यहां पे आकर के जुड़ जाता है। एक H एटम हटाया और उसकी जगह क्या आ गया, एक हेट्रो एटम आ गया, और ये हेट्रो एटम H की जगह पे आकर के बैठ गया। तो अब ये इथेन नहीं होगा, अब ये क्या होगा, ये होगा क्लोरोइथेन। क्यों, क्योंकि एक हेट्रो एटम क्लोरीन आकर के H की जगह हमारे हाइड्रोकार्बन इथेन से जुड़ चुका है। तो अब ये इथेन नहीं होगा, अब ये क्या होगा, ये होगा क्लोरोइथेन। क्या होगा भाई, ये होगा क्लोरोइथेन। तो यहां पे जो क्लोरीन का एटम है, जिसको हम हेट्रो एटम कह रहे हैं, ये क्या है, ये है एक फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, क्या हो गया हमारे लिए, क्लोरीन एक फंक्शनल ग्रुप हो गया। क्यों, क्योंकि ये आया हमारे हाइड्रोकार्बन कंपाउंड के पास, उसके एक H एटम को हटाया और खुद आकर के जुड़ गया। हेट्रो एटम तो था ही, जुड़ने के बाद इसने करा क्या, इथेन की प्रॉपर्टी ही, हाइड्रोकार्बन कंपाउंड की प्रॉपर्टी ही बदल डाली, जिसके कारण इसको हम क्या बोलते हैं, अब साइक्लोइथेन बोलते हैं, और इसकी प्रॉपर्टी इथेन से बिल्कुल अलग होगी। तो ये क्या बन गया, एक क्लोरीन का एटम, हेट्रो एटम क्या बन गया, क्लोरीन एक फंक्शनल ग्रुप बन गया। ना सिर्फ क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये भी क्या है, ये जितने भी हेलोजेंस होते हैं ना, क्लोरीन फ्लोरीन ब्रोमीन, ये भी क्या है, ये भी हम बोलते हैं कि फंक्शनल ग्रुप की तरह बिहेव करते हैं। ना सिर्फ क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन वगैरह, फ्लोरीन वगैरह, ये सब क्या होते हैं, फंक्शनल ग्रुप होते हैं। कौन से वाले, हेलोजन बोलते हैं इनको हम। ठीक है, चलो अब इसके बाद में एक काम करते हैं, इस क्लोरीन को हटाओ, क्लोरीन को हटाओ और वापस से हम बोलते हैं कि क्या लेकर के आ जाओ, वापस से लेकर के आ जाओ हमारी इथेन का H यानी कि हाइड्रोजन एटम। ठीक है, अब इस बार क्या आया है, अब इस बार केवल एक हेट्रो एटम नहीं आया है, अब इस बार हेट्रो एटम्स का एक ग्रुप आया है, और उस ग्रुप में है कौन, उस ग्रुप में है, इस ग्रुप में है OH यानी कि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। आप बोलोगे कि मैम हमारे हाइड्रोकार्बन में तो हाइड्रोजन एटम्स होते हैं, तो फिर इस हाइड्रोकार्बन के लिए ये वाला जो हाइड्रोजन है, ये एक हेट्रो एटम क्यों है, इसलिए है क्योंकि ये वाला जो हाइड्रोजन एटम है ना, ये कार्बन से नहीं जुड़ा है, ये किससे जुड़ा है, ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है। इसीलिए हमारे इस इथेन के लिए, हाइड्रोकार्बन के लिए, ये जो हेट्रो एटम्स आपको दिखाई दे रहे होंगे, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, ये दोनों ही क्या है, इस इथेन के लिए हेट्रो एटम्स हैं। यहाँ पे क्या है, हेट्रो एटम्स का आपको एक ग्रुप दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, अब क्या हो गया, ये वाला हेट्रो एटम का ग्रुप आया और इसने हमारे इथेन के एक H को हटाया और खुद आकर के जुड़ गया। तो हुआ क्या, अब ये यहाँ पे हम बोलते हैं कि क्या बन जाएगा, क्या ये अभी भी इथेन होगा, नहीं, ये बन जाएगा इथेनॉल। इथेनॉल मतलब क्या, बेसिकली ये जो OH ग्रुप है, ये क्या होता है, ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, ये है अल्कोहल। जैसे कि हमने क्लोरीन फ्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन की बात करी थी, वो सब क्या होते हैं, हेलोजेंस होते हैं। हेलोजेंस भी क्या होते हैं, फंक्शनल ग्रुप की तरह बिहेव करते हैं। सिमिलरली आते हैं कौन, अल्कोहल। अल्कोहल में हम बोलते हैं कि OH ग्रुप आता है। ठीक है, अल्कोहल में हम बोलते हैं कि कौन सा ग्रुप आता है, OH ग्रुप आता है, यानी कि ये OH ग्रुप क्या है, ग्रुप है हेट्रो एटम्स का, जो कि क्या करेगा, हाइड्रोकार्बन में H की जगह पे आकर के बैठ जाएगा। प्रॉपर्टीज बदल जाती हैं। इथेन क्या होता है, इथेन एक
पॉइजन होता है। लेकिन यहाँ पे क्या बनेगा, यहाँ पे हम बोलेंगे इथेनॉल बना है। इथेनॉल कैसे बना भाई, ये जो अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप आया है ना, हेलोजन होता है एक फंक्शनल ग्रुप, फिर इसके बाद में कौन आया, अल्कोहल। अल्कोहल क्या है, अल्कोहल हम बोलते हैं कि दूसरा फंक्शनल ग्रुप है। और इस दूसरे फंक्शनल ग्रुप जब ये अटैच होता है किसी हाइड्रोकार्बन के साथ, तो उस हाइड्रोकार्बन का हम नाम कैसे रखते हैं, नाम बस वही रहता है, ये जो अल्केन का ई, अल्काइन का ई, और आप बोल सकते हो कि अल्कीन का जो ई होता है, इसकी जगह पे क्या लग जाता है, इसकी जगह पे लग जाता है क्या, ऑल। क्या लग जाता है, ऑल। कब, जब किसी हाइड्रोकार्बन, चाहे वो अल्केन हो, अल्कीन हो या अल्काइन हो, उसमें आकर के कौन जुड़ जाए, अल्कोहल ग्रुप जुड़ जाए, अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप आकर के जुड़ जाए, यानी कि OH ग्रुप आकर के जुड़ जाए, तो नाम हम कैसे रखते हैं, अल्केन, अल्कीन, अल्काइन का जो आखिरी वाला ई होता है उसको हटा करके क्या रख दोगे, ऑल रख दोगे। यानी कि ये क्या बन जाता है, सफिक्स। यानी कि नाम के आगे जो लगता है उसको हम कहते हैं सफिक्स, और जो हमने मिथ इथ की बात करी थी वो क्या होता है, नाम के पीछे लगने वाला प्रीफिक्स। ठीक है, तो यहां पे ये क्या बन जाएगा, अब ये बन जाएगा इथेनॉल। पहले क्या था, देखो पहले हम बोलते हैं कि ये था इथेन। अब इस इथेन में H की जगह पे क्या लग गया है, अल्कोहल, OH ग्रुप लग गया है, एक फंक्शनल ग्रुप लग गया है। तो अब हम बोलते हैं कि इस E की जगह पे E को एलिमिनेट करके आप क्या लगा दोगे, ऑल लगा दोगे, तो ये क्या बन जाएगा, इथेनॉल। इथेन एक पॉइजन होता है, लेकिन इथेनॉल क्या होता है, एक स्लो पॉइजन होता है। इथेनॉल मतलब क्या, वही अल्कोहल। अल्कोहल को भी तो हम स्लो पॉइजन ही बोलते हैं। इंसान पीता जाता है, उसे रियलाइज ही नहीं होता कि वो पी क्या रहा है, और अल्टीमेटली हम बोलते हैं कि वो जो एक टैगलाइन आती है ना कि अल्कोहल इज इंजूरियस टू हेल्थ, क्यों आती है, क्योंकि अल्कोहल धीरे धीरे शरीर को क्या करती है, डैमेज पहुंचाती है। इथेन पॉइजन है, लेकिन इथेनॉल भी क्या है, एक स्लो पॉइजन है। ये क्या बन जाती है, दारू, यानी कि अल्कोहल बन जाता है। आई आपको बात समझ में कि कैसे एक फंक्शनल ग्रुप ने आकर के हमारे हाइड्रोकार्बन में एक H को रिप्लेस किया और उसकी प्रॉपर्टी उठा करके बदल दी, उसका नाम वाम सब बदल दिया। ठीक है, तो इस फंक्शनल ग्रुप को हम क्या बोलते हैं, अल्कोहल बोलते हैं। OH ग्रुप होता है ये, और ये जब आएगा तो नाम क्या लग जाएगा, अल्केन, अल्कीन, अल्काइन में जो लास्ट वाला ई होता है उसको हटा करके ऑल लगा देना, तो ये क्या बन जाएगा, इथेनॉल बन जाएगा। सिमिलरली अगर आपके पास क्या है, प्रोपेन है, अगर आपके पास क्या है, प्रोपेन है, इसको मैं रब कर देती हूं। अगर आपके पास क्या है, प्रोपेन है, 1 2 3, ठीक है, और इसके पास H एटम्स कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7, और ये जो 8वां H एटम है उसकी जगह पे मैं क्या लगा देती हूं, अपना अल्कोहल ग्रुप यानी कि OH ग्रुप, तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा प्रोपेनॉल। क्या बन जाएगा, प्रोपेनॉल। ठीक है, अब अगर मैं दोबारा से इसको क्या बना दूं, प्रोपेन बना दूं, मैं इसको दोबारा से क्या बना देती हूं, प्रोपेन बना देती हूं। ये मैंने बना दिया क्या, प्रोपेन। लेकिन इस बार मैंने क्या किया, इस बार मैं एक दूसरा फंक्शनल ग्रुप लेकर के आई हूं, एक दूसरा आप बोल सकते हो कि हेटेरो एटम्स का एक ग्रुप लेकर के आई हूं, जो कि क्या कर रहा है, जो कि आप बोल सकते हो कि ये वाला जो हाइड्रोजन एटम है इसको हटाता है, प्लस इस वाले हाइड्रोजन एटम को भी हटाता है, और क्या करता है, ये जो आखिरी वाला कार्बन है ना, आखिरी वाले कार्बन एटम के साथ डबल बॉन्ड से O जुड़ जाता है। क्या बोला मैंने, आपके पास इनिशियली प्रोपेन ही था, इस प्रोपेन में आकर के एक फंक्शनल ग्रुप आकर के अटैच हुआ, कौन सा वाला, इस बार अटैच हुआ है अल्डिहाइड। कौन सा हुआ है, अल्डिहाइड। पहले अल्कोहल हुआ था, अब कौन सा हो रहा है, अल्डिहाइड हो रहा है। ठीक है, ये अल्डिहाइड ने क्या किया, आखिरी वाला जो कार्बन एटम है आप बोल सकते हो कि उसके दोनों H एटम्स को उड़ाया, और दोनों H एटम्स को उड़ा करके ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड बना लिया। तो अब ये क्या बनेगा, अब ये बन जाएगा प्रोपेनल। ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा प्रोपेनल। क्यों, क्योंकि अब इससे अल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप, अल्डिहाइड मतलब कौन सा वाला, CHO आकर के जुड़ चुका है। जब OH ग्रुप जुड़े तो वो होगा अल्कोहल, जब CHO ग्रुप जुड़े तो वो क्या बन जाएगा, अल्डिहाइड बन जाएगा। कौन सा वाला, प्रोपेनल्डिहाइड या प्रोपेनल बन जाएगा। आई आपको बात समझ में, आई होप ये सब चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी कि कैसे फंक्शनल ग्रुप आकर के अटैच होते हैं और हाइड्रोजन एटम को रिप्लेस करते जाते हैं। कभी डबल बॉन्ड O आ रहा है, कभी कोई आ रहा है, कभी कोई आ रहा है, बस प्रॉपर्टीज चेंज हो जाती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमको क्या बोला गया है,
राइट द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ एल्कोहल विच कैन बी डिराइव्ड फ्रॉम ब्यूटेन। ब्यूटेन से आप जो अल्कोहल बना सकते हो उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आपको लिखना है। तो अल्कोहल का ग्रुप कौन सा होता है, अभी अभी मैंने आपको बताया है, अल्कोहल का ग्रुप कौन सा होता है, OH होता है। सबसे पहले क्या करोगे, ब्यूटेन लिखोगे। तो ब्यूटेन क्या होता है, 1 2 3 4, है ना। ब्यूट मतलब 4 कार्बन के एटम्स। तो यहाँ पे आ जाएगा हाइड्रोजन एटम, यहाँ पे भी एक, यहाँ पे भी एक, यहाँ पे भी एक, यहाँ पे भी, इसके साथ भी, इसके साथ भी और इसके साथ भी 3 H एटम्स। अब हम बोल रहे हैं कि हमको अल्कोहल बनाना है, यानी कि कौन सा फंक्शनल ग्रुप आएगा, OH ग्रुप आएगा। ये कहाँ आएगा, एक H एटम को हटा करके यहाँ पे आकर के जुड़ जाएगा, ठीक है। तो अब इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या बनेगा, CH3। CH3 मतलब कौन सा वाला, ये वाला। ये हुआ CH3 प्लस इसके बाद में अब कौन सा होगा, ये वाला, ये हो जाएगा CH2, ठीक है। प्लस हम बोलते हैं कि ये वाला आ जाएगा CH2 और यहाँ पे हम बोलते हैं क्या होगा, CH2OH। तो ये क्या बन जाएगा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ अल्कोहल, जो कि हमें कहाँ से मिलेगा, ब्यूटेन से मिलेगा। तो ब्यूटेन आपने लिखा, इसके एक H को हटा करके आप क्या लगा दोगे, अल्कोहल यानी कि OH लगा दोगे। इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या लिखोगे, सबसे पहले लिखोगे C, उसके साथ कितने H एटम जुड़े हुए हैं, 3, तो H3 डैश यानी कि बॉन्ड, दूसरा वाला कार्बन एटम, इसके साथ कितने H एटम जुड़े हुए हैं, 2, तो यहाँ पे लिख दोगे H2, फिर से एक डैश यानी कि बॉन्ड, उसके बाद में लिखोगे आप ये वाला कार्बन एटम, इसके साथ कितने H एटम जुड़े हुए हैं, 2, यहाँ पे लिखोगे आप कितने, 2 H एटम्स। फिर आएगा ये वाला कार्बन एटम, इसके साथ कितने H एटम जुड़े हुए हैं, 2, तो यहाँ पे आप लिख दोगे H2 प्लस यहाँ पे OH भी जुड़ा हुआ है, तो यहाँ पे आप क्या लिख दोगे, OH। तो ये क्या बन जाएगा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ ब्यूटेनॉल, CH3 CH2 CH2OH। आई आपको बात समझ में, तो कुछ इस तरीके से आप बना लोगे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। चलो अब हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, राइट द नेम एंड द स्ट्रक्चर ऑफ एन अल्कोहल विच विद 3 कार्बन एटम्स इन इट्स मॉलिक्यूल। यानी कि इस बार आपको क्या करना है, आपको एक अल्कोहल का नाम और स्ट्रक्चर बताना है, जो कि कैसे बनाओगे आप, 3 कार्बन एटम्स के साथ बनाओगे। ये कहाँ आया है, CBSE 2016 में आया है। तो भाई जब कार्बन एटम्स कितने होते हैं, 3 होते हैं, तो हम बोलते हैं कि वो क्या होता है, वो हाइड्रोकार्बन होता है प्रोपेन, है ना। तो प्रोपेन कैसा बनेगा, 1 2 3 प्लस लगा दो आप यहाँ पे हाइड्रोजन एटम्स, 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे भी 1, यहाँ पे भी 1, यहाँ पे भी 1, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, और ये हमने लगा दिए क्या, सभी के सभी हाइड्रोजन एटम्स, किसमें, प्रोपेन में। अब आप क्या करोगे, प्रोपेन से आपको क्या बनाना है, एक अल्कोहल बनाना है, यानी कि दोबारा से यहाँ पे क्या आने वाला है, OH ग्रुप आने वाला है। कहाँ आएगा OH ग्रुप, एक H को हटा करके लग जाएगा OH ग्रुप। तो अब इसका आपने स्ट्रक्चर तो बना दिया है ना। इसका नाम क्या लिखोगे, इसका नाम आप लिखोगे प्रोपेनॉल। क्यों लिखोगे प्रोपेनॉल, अभी अभी मैंने आपको बताया था कि जब अल्कोहल आता है तो सफिक्स क्या लगता है, सफिक्स लगता है OL। कैसे लगता है, तो प्रोपेन का जो E है उसको हटा करके लग जाता है ऑल। तो पहले ये क्या था, पहले ये था प्रोपेन, क्या था ये, प्रोपेन, इस आखिरी के E को हटा करके मैंने क्या लगा दिया है, ऑल लगा दिया है। तो ये क्या बन जाएगा, प्रोपेनॉल। तो सवाल ऐसा आ सकता है कि आपके पास 3 या 4 कार्बन एटम है, उससे आपको क्या बनाना है, एक अल्कोहल बनाना है, उसका स्ट्रक्चर बनाओ और उसका नाम लिखो। तो इस तरीके से आप उसका स्ट्रक्चर बना करके नाम लिख सकते हो, ठीक है। बस सफिक्स का ध्यान रखना है कि आके जुड़ कौन सा फंक्शनल ग्रुप रहा है। अगर अल्कोहल जुड़ रहा है तो ऑल लगा देना, अगर अल्डिहाइड जुड़ रहा है तो कौन सा लगाओगे, अल लगाओगे, कीटोन जुड़ रहा है तो ऑन लगा दोगे, है ना। कार्बोक्सिलिक एसिड जुड़ रहा है COOH तो क्या लगाओगे, ओइक एसिड लगा दोगे, ठीक है। चलो अब इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, राइट द नेक्स्ट हायर ऑर्डर होमोलोगस ऑफ CH2O C2H2 and C2H5COOH। ये कहाँ आया है, CBSE 2013 में आया है। होमोलोगस सीरीज मतलब क्या होती है, होमोलोगस सीरीज में आने वाले जो मेंबर्स होते हैं वो एक दूसरे से, जैसे कि आप बोल सकते हो कि एक होमोलोगस सीरीज है जिसमें हम बोलते हैं कि 3 मेंबर्स हैं A, B और C, ठीक है। तो A और B के बीच में कितना डिफरेंस होगा, A और B के बीच में डिफरेंस होता है CH2 का। B और C के बीच में अगर डिफरेंस में आपसे पूछो तो कितना हो जाता है, CH2 का हो जाता है। यानी कि आप बोल सकते हो होमोलोगस सीरीज में आने वाले जो मेंबर्स होते हैं वो, जैसे कि ये एक मेंबर है तो वो अपने प्रीसीडिंग और एक सक्सीडिंग मेंबर से कितने पे डिफरेंस करते हैं, CH2 ग्रुप में वो डिफर करते हैं। तो जैसे कि हमको यहाँ पे बोला गया है होमोलोगस ऑर्डर बताना है किसका, CH2
O का। तो आप इसका होमोलोगस ऑर्डर कैसे निकालोगे, बस इसमें आप क्या करते जाओगे, CH2 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 ऐड करते जाओगे। आपके पास क्या है, CH2O है ना, इसमें आप पहला क्या ऐड करो, CH2 ऐड करो। तो अब इसमें कार्बन आइटम्स कितने हो जाएंगे C2, पहले एक था, फिर हमने एक और ऐड किया तो कितने हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे। पहले H आइटम्स कितने थे, 2 थे, फिर हमने 2 और ऐड कर दी तो अब कितने हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे। ऑक्सीजन तो हम बोलते हैं कि वैसा का वैसा रहा, ठीक है। अब इसके बाद में इस वाले ग्रुप में फिर से हम क्या करेंगे, CH2 हम ऐड कर देंगे। तो अब कार्बन आइटम्स कितने हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे। H आइटम्स कितने हो जाएंगे, 6 हो जाएंगे। O तो हम बोलते हैं कि वैसा का वैसा रहेगा। अब इसके बाद में इस वाले में भी आप क्या करोगे, CH2 ऐड कर दोगे तो कितना आएगा, कार्बन अब हम बोलते हैं कि 4 हो जाएंगे। H कितने हो जाएंगे, यहाँ पे H हम बोलते हैं कि 8 हो जाएंगे, और O तो हमारा वैसा का वैसा रहेगा। तो यहाँ पे हमने CH2O का हमने होमोलोगस ऑर्डर क्या बनाया है, नेक्स्ट होमोलोगस ऑर्डर C2H4O, C3H6O, C4H8O एंड सो ऑन। इसके आगे भी अगर आप क्या ऐड कर दो, CH2 ऐड कर दो तो ये कितना बन जाएगा, C हम बोलते हैं कि यहाँ पे बन जाएगा 5, H हम बोलते हैं कि 10 बन जाएगा, प्लस O बन जाएगा, ठीक है। तो कुल मिलाकर के आप इस सवाल को कैसे सॉल्व कर सकते हो, होमोलोगस सीरीज में मैंने आपको ये बताया कि आपके पास आते हैं कुछ मेंबर्स, और हर एक मेंबर जो होता है वो अपने नेक्स्ट प्रीसीडिंग या नेक्स्ट सक्सीडिंग मेंबर से CH2 में क्या करता है, डिफर करता है। आगे आने वाले मेंबर में हम बोलते हैं कि एक CH2 जुड़ा होता है, और पीछे जो एक मेंबर आया है उसमें एक CH2 कम होता है। तो हमको अगर CH2O का क्या बनाना है, होमोलोगस ऑर्डर बनाना है, तो हम क्या करेंगे, हर एक उसमें CH2 जोड़ते जाएंगे। अब जैसे ये है हमारे पास, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है हमारे पास C2H2, इसका हम नेक्स्ट होमोलोगस ऑर्डर कैसे बनाएंगे, ऐड कर दो क्या इसमें CH2। तो अब कार्बन आइटम कितने हो गए, पहले 2 थे, एक ऐड कर दिए तो अब कितने हो जाएंगे, अब हो जाएंगे C3। फिर इसके बाद में पहले H कितने थे, 2 और ऐड कर दिए तो कितने बन जाएंगे, यहाँ पे 4 है ना। पहले कितने थे भाई, कार्बन के एटम्स 2 थे, फिर इसके बाद में हमने एक और ऐड कर दिया तो अब कार्बन के एटम कितने हो गए, 3। पहले H के एटम्स कितने थे, 2, और हमने कितने ऐड कर दिए, 2, तो अब कितने बन गए, 4। अब इसके बाद में इसमें भी हम क्या करेंगे, CH2 जोड़ देंगे। तो पहले 3 थे कार्बन के एटम, अब कितने हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे। पहले H एटम्स कितने थे, 4, हमने 2 और जोड़ दिए तो कितने बन जाएंगे, 6। तो पहला होमोलोगस इस ऑर्डर का पहला मेंबर कौन होगा, C3H4 ये वाला। दूसरा कौन सा होगा, C4H6। कैसे बनाया, CH2 हमने ऐड कर दिया। अब इसमें भी आप क्या करोगे, CH2 ऐड कर दोगे तो क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा C5 प्लस हम बोलते हैं कि H8। तो C5H8 क्या बन जाएगा, नेक्स्ट होमोलोगस ऑर्डर का मेंबर बन जाएगा। सिमिलरली आपके पास क्या है, C2H5 COOH है। तो क्या अब आप इसका नेक्स्ट होमोलोगस ऑर्डर बना सकते हो, हायर वाला, जरा मुझे बता के बताना कमेंट सेक्शन में। कहां तक बनाओगे, 3 ही बनाओगे, ज्यादा नहीं बनाओगे, 3 ही बनाओगे। जैसे कि हमने इसका बनाया है ना, पहले 2 का 3, वैसे ही आप इनके नेक्स्ट हायर होमोलोगस ऑर्डर बताओगे, किसका, C2H5 COOH का। बस कुछ नहीं करना है, उठा करके CH2 जोड़ते जाना है हर मेंबर में, ठीक है। चलो अब इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, define structural isomer and draw the isomeric structures of butane, compare the structure of benzene and cyclohexane by drawing them। बेसिकली आइसोमर्स क्या होते हैं, हमने कल के सेशन में पढ़ा था कि कार्बन इतना वर्सेटाइल क्यों है। उसकी एक प्रॉपर्टी ये भी थी कि कार्बन जो है ना आइसोमेरिज्म शो करता है। आइसोमेरिज्म मतलब क्या, कि कार्बन के आपको आइसोमर्स देखने को मिलते हैं। अब ये आइसोमर्स क्या होते हैं, आइसोमर्स में हम बोलते हैं कि ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जिनका जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है वो क्या रहता है, सेम रहता है, लेकिन उनका जो स्ट्रक्चर है वो अलग हो जाता है, जिसके कारण आप बोल सकते हो कि उन कंपाउंड्स की जो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज है वो अलग अलग हो जाती है। यानी कि मैंने क्या बोला, आइसोमर्स क्या होते हैं, आइसोमर्स आर द कंपाउंड्स जिनके मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होते हैं लेकिन स्ट्रक्चर अलग अलग होते हैं, जिसके कारण उनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज क्या हो जाती हैं, अलग हो जाती हैं, ठीक है। चलो हमको यहाँ पे क्या करना है, हमको यहाँ पे बनाना है ब्यूटेन के आइसोमेरिक स्ट्रक्चर्स। ब्यूटेन का मतलब क्या होता है, ब्यूट मतलब कि 4 कार्बन एटम्स, एन मतलब क्या है, एन मतलब हम बोलते हैं कि ये एक अल्केन है। अल्केन मतलब क्या, कि चारों की चारों जो कार्बन एटम्स हैं उनके बीच में कोवलेंट बॉन्ड कैसा है, सिंगल कोवलेंट बॉन्ड है। तो अब सिंगल कोवलेंट बॉन्ड्स के साथ 4 कार्बन एटम्स जुड़े हुए हैं, यानी कि हमारे पास ब्यूटेन है, और इस ब्यूटेन का आपको क्या बनाना है, ब्यूटेन का आप बोल सकते हो कि आपको स्ट्रक्चरल आइसोमर्स बनाने हैं। तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि ब्यूटेन का जनरल फॉर्मूला क्या हो जाएगा। भाई अल्केन का क्या होता है, अल्केन का होता है CN
कितना होता है, CnH2n प्लस 2 होता है। तो ब्यूटेन के लिए हम क्या करेंगे, n की जगह रख देंगे 4, तो C4H2 4 प्लस 2 कितना हो जाएगा, C4H 4 2 8 प्लस 10 सॉरी प्लस 2 कितना हो जाएगा 10। तो ब्यूटेन का हम बोलते हैं कि जनरल फॉर्मूला कितना होता है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C4H10 होता है। अब आप क्या करोगे, इसके आइसोमर्स बनाओगे। तो पहला आइसोमर आपने कैसे बनाया, चारों की चारों कार्बन एटम्स को आपने एक स्ट्रेट लाइन में जो है ना ऐड कर दिया, मतलब आपने जो है ना इनको अटैच कर दिया है, लाइन कर दिया है, और फिर इसके बाद में रिस्पेक्टिव H एटम से चारों के चारों कार्बन एटम्स की टेट्रावैलेंसी को आपने सेटिस्फाई किया है। तो ये क्या बन जाएगा, ये हम बोलते हैं कि ये N ब्यूटेन बन जाएगा, यानी कि आपने यहाँ पे एक स्ट्रेट चेन आइसोमर बनाया है। ठीक है, अब इसके बाद में आपने इसका दूसरा आइसोमर कैसे बनाया है, दूसरा आइसोमर आपने कुछ ऐसे बनाया कि सबसे पहले आपने 3 कार्बन के एटम्स बनाए, और फिर इसके बाद में आपने इन 3 जो बीच वाला कार्बन एटम है ना, उसके ऊपर आपने एक 4th वाला लास्ट वाला कार्बन एटम बना दिया। भाई आपको ब्यूटेन के आइसोमर्स बनाने हैं, यानी कि हर एक आइसोमर में नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कितने होने चाहिए, 4 ही होने चाहिए। तो आपने यहाँ पे क्या किया, 3 कार्बन के एटम्स बनाए और बीच वाले पे आपने एक ब्रांच निकाल दी। तो ये क्या बन जाएगा, ये हम बोलते हैं कि ब्रांच्ड चेन स्ट्रक्चर बन जाएगा। ये तो हम बोलते हैं कि स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर था ब्यूटेन का, यहाँ पे हम बोलते हैं कि ब्रांच्ड चेन स्ट्रक्चर बनेगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे आपने एक कार्बन एटम के ऊपर दूसरे कार्बन एटम की क्या कर दी है, ब्रांच बना दी है। अब क्या करोगे, अब आप हर एक कार्बन एटम की टेट्रावैलेंसी को सेटिस्फाई करोगे किसके साथ, H एटम्स के साथ। तो जरा देखो, ये जो आपने ब्रांच्ड चेन आइसोमर बनाया है ब्यूटेन का, क्या इसके पास H एटम्स भी 10 हैं? क्यों 10 क्यों होने चाहिए, क्योंकि भाई हम स्ट्रक्चरल आइसोमर्स पढ़ रहे हैं। आइसोमर्स में हम बोलते हैं कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जो होता है वो सेम होना चाहिए, यानी इसका भी C4H10 होना चाहिए, इसका भी C4H10 होना चाहिए। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है, स्ट्रक्चर अलग अलग होता है, और स्ट्रक्चर के कारण इनकी प्रॉपर्टीज भी चेंज हो जाती हैं, लेकिन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला वही होना चाहिए। तो इसमें तो हमको दिखाई दे रहा है कि इसका फॉर्मूला क्या होगा, C4H10। क्या इसका भी होगा, चलो देखते हैं। कार्बन एटम्स तो हमको 4 दिखाई दे रहे हैं, अब हमको क्या करना है, H एटम्स को कैलकुलेट करना है। कैसे करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी कि भले ही हमने क्या किया है, ब्रांच निकाल दी है सेकेंड कार्बन एटम की, लेकिन H एटम्स अभी भी कितने हैं, 10 ही है, और कार्बन एटम्स तो हैं ही कितने, 4। यानी कि ये और ये, चाहे वो स्ट्रेट चेन हो चाहे वो ब्रांच चेन स्ट्रक्चर हो ब्यूटेन का, दोनों का ही मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कितना है, C4H10 है। फर्क कहां आया है, फर्क आया है तो इनके स्ट्रक्चर में। स्ट्रक्चर अलग अलग है, एक स्ट्रेट चेन है, दूसरा कैसा है, ब्रांच्ड है, लेकिन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है, सेम है। ठीक है, तो यहां पे हमने क्या करा है, स्ट्रक्चरल आइसोमर्स बना दिए हैं ब्यूटेन के। नेक्स्ट पार्ट क्या है, नेक्स्ट पार्ट हम बोलते हैं कि बेंजीन और साइक्लोहेक्सेन का स्ट्रक्चर बना करके हमें क्या करना है, दोनों को कंपेयर करना है। एक बात और है, ये सवाल कहाँ आया है, CBSE 2015 में आया है। अब हम क्या करेंगे, बेंजीन को बनाएंगे। बेंजीन मतलब क्या होता है, बेंजीन, ईन का मतलब क्या है, अल्कीन। क्या होता है बेंजीन का मतलब, अल्कीन, यानी कि यहाँ पे कार्बन एटम्स के बीच में क्या है, कार्बन एटम्स के बीच में हम बोलते हैं कि डबल बॉन्ड है। ठीक है, अब इसको हम कैसे बनाएंगे, बेंजीन का स्ट्रक्चर कैसे होता है भाई, सबसे पहले तो आप क्या बना लो, एक हेक्सागोनल रिंग बना लो। क्या बना लोगे, हेक्सागोनल रिंग बना लोगे। ये हेक्सागोनल रिंग्स किसकी होंगी भाई, कार्बन की होंगी। ये रहा एक, ये रहा दूसरा, ये रहा तीसरा, ये रहा फोर्थ, ये रहा फिफ्थ, और ये रहा क्या, 6th। अब आप क्या करोगे, कार्बन एटम्स के बीच में क्या बना लोगे, डबल बॉन्ड बना लोगे। तो यहाँ पे आपने बना दिया क्या, एक डबल बॉन्ड, यहाँ पे आपने बना दिया दूसरा, और यहाँ आपने बना दिया क्या, तीसरा। तो कुल मिलाकर के सबसे पहले आपने क्या किया था, कार्बन एटम्स के बीच में सबसे पहले तो आपने कार्बन एटम्स की एक हेक्सागोनल रिंग्स बनाई थी। फिर इसके बाद में आपने क्या किया, कार्बन एटम्स को, ऑल्टरनेट कार्बन एटम्स को आपने क्या किया, डबल बॉन्ड से जोड़ दिया। इसको जोड़ा इसके साथ, इन दोनों को सिंगल बॉन्ड से ही जोड़े रहने दिया। इसको जोड़ दिया इसके साथ डबल बॉन्ड के साथ, इन दोनों को सिंगल बॉन्ड से ही जोड़े रहने दिया। इसको जोड़ दिया हमने डबल बॉन्ड के साथ, और इसको हमने सिंगल बॉन्ड के साथ ही जोड़े रहने दिया। अब हम क्या करेंगे, अब हम बचे हुए जो भी कार्बन एटम्स हैं उनकी बची हुई जो भी वैलेंसीज हैं उसको हम सेटिस्फाई करेंगे। कैसे करेंगे, तो H एटम से करेंगे। तो यहाँ पे भी हमने लगा दिया एक H एटम, यहाँ पे लगा दिया हमने एक, यहाँ पे भी लगा दिया एक, यहाँ पे भी लगा दिया एक, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। तो कुल मिलाकर के हमारे बेंजीन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या बन जाता है, C6H6। या तो आप बेंजीन का स्ट्रक्चर याद रख लो या बेंजीन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला याद रख लो कि बेंजीन क्या होता है, C6H6 होता है, जिसमें कि
कार्बन एटम्स कितने होते हैं, 6 होते हैं, और हाइड्रोजन के एटम्स भी कितने होते हैं, 6 होते हैं। ठीक है, तो अगर आप क्या करोगे, अगर आप मॉलिक्यूलर फॉर्मूला याद रखते हो ना तो आपके लिए स्ट्रक्चर बनाना और आसान हो जाता है। कैसे, आपने बोला कि भाई बेंजीन में कितने कार्बन एटम्स होते हैं, बेंजीन में होते हैं 6 कार्बन एटम, ये हमने बना दिए। उसमें H एटम्स भी कितने होते हैं, 6 ही होते हैं। तो हमने हर एक कार्बन एटम के साथ क्या करा है, हर एक कार्बन एटम के साथ हमने एक हाइड्रोजन एटम क्या करा है, जोड़ दिया है। ठीक है, तो 1 2 3 4 5, ये छठा वाला भी हो जाएगा। ठीक है, तो हमने हर एक कार्बन एटम के साथ एक एक H एटम जोड़ दिया है, लेकिन अभी भी कार्बन एटम्स के बीच की जो टेट्रावैलेंसी है वो सेटिस्फाई नहीं हुई है। कैसे होगी, तो डबल बॉन्ड बना करके, ये डबल बॉन्ड, ये और ये, तो ऑल्टरनेट आपको क्या मिलेंगे, बेंजीन में डबल बॉन्ड्स दिखाई देंगे कार्बन कार्बन एटम्स के बीच में। तो या तो आप स्ट्रक्चर याद रखो या आप इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला याद रखो। अगर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला याद है तो आप स्ट्रक्चर आसानी से बना सकते हो। फिर इसके बाद में ये हुआ किसका, बेंजीन का। अब नेक्स्ट कौन है, साइक्लोहेक्सेन। साइक्लो मतलब क्या, कार्बन एटम्स की आपको क्या देखनी पड़ेगी, यहाँ पे एक साइक्लिक रिंग बनानी पड़ेगी। ठीक है कितने, हेक्स का मतलब क्या होता है, हेक्स का मतलब होता है 6, एन का मतलब क्या होता है कि सभी कार्बन एटम्स के बीच में कैसे कोवेलेंट बॉन्ड है, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड है। तो इसको बनाना तो बहुत ही आसान है, 1 2 3 4 और ये क्या बन जाएगा 6, 1 2 3 4 5 6, है ना। अब क्या करोगे, इन सभी के सभी H एटम्स को इनके रिस्पेक्टिव वैलेंसी के हिसाब से H एटम से जोड़ देना। तो 2 यहाँ पे, 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 ऊपर भी हम बोलते हैं कि 2 आएंगे, यहाँ भी 2 और यहाँ भी 2, यहाँ भी 2, यहाँ भी 2, यानी कि टोटल कार्बन के एटम्स कितने हैं, कार्बन के एटम्स है 6 और H एटम्स कितने हैं, 12 हैं। क्यों है 12, क्योंकि भाई ये साइक्लोहेक्सेन है और कार्बन एटम्स के बीच में कोई भी आप बोल सकते हो कि डबल या ट्रिपल बॉन्ड नहीं है, इसलिए हर एक कार्बन की टेट्रावैलेंसी को सेटिस्फाई करने के लिए हमारे पास सफिशिएंट H एटम्स होने चाहिए। तो यहाँ पे हमने क्या बना दिया, C6H12 बना दिया। C6H12 मतलब क्या होता है, साइक्लोहेक्सेन, और बेंजीन मतलब क्या होता है, C6H6। यहाँ पे आप बोल रहे हो साइक्लोहेक्सेन में कि आपके पास जितने कार्बन एटम्स हैं उससे डबल क्या है, आपके पास H एटम्स हैं। क्यों है, क्योंकि यहाँ पे साइक्लोहेक्सेन बन रहा है, यानी कि यहाँ पे आप बोल सकते हो कि सभी कार्बन एटम्स आपस में सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड से जुड़े हुए हैं। लेकिन अगर हम बात करेंगे बेंजीन की, तो जितने आपके पास कार्बन एटम है उतने ही H एटम्स हैं। इसका मतलब क्या कि हर एक कार्बन एटम के पास एक एक H एटम आ गया। बाकी कार्बन एटम्स अपनी टेट्रावैलेंसी कैसे सेटिस्फाई करेंगे, तो एक दूसरे के साथ डबल बॉन्ड बना करके। तो ऑल्टरनेट आपको क्या दिखाई देंगे साइकिल में, डबल बॉन्ड्स। आई होप ये वाला क्वेश्चन सभी को समझ में आया होगा। तो बेहतर होगा कि आप क्या करो, बेंजीन का जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है वो आप याद कर लो। ये वही सारी चीजें हैं जो मैंने आपको अभी अभी एक्सप्लेन करी है। नेक्स्ट क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट बिलोंग टू द सेम होमोलोगस सीरीज। होमोलोगस सीरीज में मैंने आपको क्या बताया कि हर एक मेंबर दूसरे मेंबर से, यानी कि अपने प्रीसीडिंग या सक्सीडिंग मेंबर से CH2 में क्या करता है, डिफर करता है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं CH4 में। CH4 में अगर हमने क्या ऐड कर दिया, CH2 ग्रुप, तो क्या बन जाएगा, पहले एक कार्बन एटम था फिर दूसरा आ गया, यानी कि टोटल कितने कार्बन एटम्स आ जाएंगे, 2 आ जाएंगे। पहले 4 H एटम्स थे, इसके बाद में 2 और आ गए, तो कितने हो जाएंगे, 6 बन जाएंगे। ठीक है, यानी कि ये वाला और ये वाला जो मेंबर है ये आपस में रिलेटेड है। कैसे रिलेटेड है, यानी कि आप बोल सकते हो कि दोनों मेंबर्स किसके हैं, होमोलोगस सीरीज के हैं। क्यों, क्योंकि दोनों एक दूसरे से केवल एक CH2 के साथ क्या कर रहे हैं, डिफर कर रहे हैं। चलिए काम करते हैं, अब इस C2H6 में भी हम क्या करते हैं, CH2 उठा करके ऐड कर देते हैं। तो पहले कितने कार्बन एटम्स थे, 2, अब कितने हो जाएंगे, अब हो जाएंगे 3। पहले कितने H एटम्स थे, 6, अब कितने हो जाएंगे, अब हो जाएंगे आपके पास 8। कितने हो जाएंगे, 8, 6 + 2 कितने होते हैं, 8। तो क्या यहाँ पे हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन आ रहा है C3H8, बिल्कुल आ रहा है। यानी कि ये तीनों के तीनों हम बोलते हैं कि एक ही होमोलोगस सीरीज के मेंबर है। क्यों, क्योंकि ये वाला इससे डिफरेंट है एक CH2 में, ये वाला इससे डिफरेंट है किसमें, एक CH2 में। चलो अब हम इस C3H8 को भी ऐड करवाते हैं किसके साथ, CH2 के साथ। तो अब कार्बन एटम्स कितने हो जाएंगे, 4, H एटम्स कितने हो जाएंगे, 10। तो क्या हमारे पास नेक्स्ट मेंबर आ रहा है, ऐसा नहीं। नेक्स्ट मेंबर तो हम बोल रहे हैं कि C4H8 है, यानी कि जो C4H8 है ये हमारे इस होमोलोगस सीरीज का हिस्सा नहीं है। क्यों, क्योंकि ये अपने प्रीसीडिंग वाले से, यानी कि अपने पिछले वाले से CH2 में डिफर नहीं कर रहा है ना। होमोलोगस सीरीज का आप बोल सकते हो कि एक मेंबर जो होता है वो अपने प्रीसीडिंग और सक्सीडिंग मेंबर से CH2 ग्रुप में
मतलब डिफरेंट होता है। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, ये तीनों के बीच में आप बोल सकते हो कि ये दोनों के बीच में CH2 ग्रुप आया था, ये दोनों के बीच में भी हम बोलते हैं कि CH2 ग्रुप आया था, लेकिन इसके और इसके बीच में CH2 ग्रुप का डिफरेंस नहीं है। इसलिए जो थर्ड वाला है, बिकॉज सक्सेसिव मेंबर्स ऑफ अ होमोलोगस सीरीज डिफर किस में करते हैं, CH2 यूनिट में, और ये वाला मेंबर नहीं कर रहा है डिफर, इसलिए ये वाला जो ऑप्शन डी है वो हमारे होमोलोगस सीरीज का मेंबर नहीं होगा। ठीक है, चलो अब इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, करेक्ट फॉर्मूला फॉर प्रोपेनोइक एसिड। ओइक एसिड का मतलब क्या होता है, ओइक एसिड का मतलब होता है फंक्शनल ग्रुप कौन सा वाला, कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड क्या होता है, COOH। ठीक है, तो जब किसी हाइड्रोकार्बन में क्या जुड़ जाए आकर के, COOH यानी कि कार्बोक्सिलिक एसिड जुड़ जाए, तो वो क्या बन जाता है, वो बन जाता है एक एसिड बन जाएगा। ठीक है, जैसे कि हमारे पास क्या है, प्रोपेनोइक एसिड है, तो प्रोप मतलब क्या होता है, 3 कार्बन एटम्स। चलो यहाँ पे हमने लगा दिए क्या, 3 कार्बन एटम्स। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले तो हम प्रोपेन बनाते हैं। तो ये रहा H, ये रहा H, ये भी रहा H, ऊपर भी गया H, नीचे भी गया H, ये भी H, ये भी H और ये भी H। तो यहाँ पे हमने बड़ी ही तमीज के साथ क्या बनाया है, प्रोपेन बनाया है। अब हम क्या करेंगे, इस प्रोपेन में ये वाला ग्रुप आकर के ऐड कर देंगे। कैसे करेंगे, तो सबसे पहले तो आप बोल सकते हो कि ये वाला जो हाइड्रोजन एटम है और ये वाला जो एटम है, इस दोनों को हटाओ। इन दोनों को हटा करके आप क्या करो, यहाँ पे डबल बॉन्ड के साथ क्या रख दो, डबल बॉन्ड के साथ रख दो क्या, ऑक्सीजन। तो आपने हुआ करा क्या, लास्ट वाले कार्बन एटम के 2 H एटम्स को हटाया और उसकी जगह पे आपने क्या रख दिया, एक डबल बॉन्ड के साथ O रख दिया। अब ये जो तीसरा वाला H एटम है, इसको भी आप हटाओ और इसकी जगह पे आप क्या रख दो, एक OH ग्रुप रख दो। ठीक है, तो आपने कुल मिलाकर के करा क्या है, आपके पास इस प्रोपेन में अब क्या आ गया है, COOH आ गया है, यानी कि वो क्या बन गया है, वो बन गया है अब प्रोपेन नहीं, प्रोपेनोइक एसिड। क्यों, क्योंकि कार्बोक्सिलिक ग्रुप हमने क्या करा है, यहाँ पे ऐड कर दिया है। तो जब कार्बोक्सिलिक ग्रुप आकर के ऐड होता है, ये वाला ग्रुप आकर के ऐड होता है COOH, तो हम बोलते हैं कि क्या बनता है, वो एक प्रोपेनोइक एसिड या कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाता है। तो कार्बोक्सिल ग्रुप का ऐड होना जरूरी है। ये भी क्या है, ये भी एक फंक्शनल ग्रुप ही है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या किया, COOH। तो अब जरा इसका हम फॉर्मूला लिख लेते हैं। ये क्या होगा, CH3 इतना पूरा, ये कितना होगा, ये होगा CH2, और ये कितना होगा, ये होगा COOH। तो प्रोपेनोइक एसिड का जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है वो कितना होता है, CH3 CH2 COOH। और यहाँ पे आपको ये कहाँ दिखाई दे रहा है, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है ऑप्शन सी में, है ना, उल्टा दिखा है बस, CH3 CH2 COOH। तो क्या बन जाएगा, प्रोपेनोइक एसिड। ठीक है, आई होप ये वाला क्वेश्चन भी सभी बच्चों को समझ में आया होगा। बस हम बोलते हैं कि फंक्शनल ग्रुप का खेल होता है। अब ये कुछ असर्शन रीजन का एक और क्वेश्चन आ गया है। असर्शन क्या है, C3H8 and C4H10 आर द सक्सेसिव मेंबर्स ऑफ होमोलोगस सीरीज ऑफ मीथेन। एनी टू सक्सेसिव, ये असर्शन है, इसका रीजन क्या है, एनी टू सक्सेसिव मेंबर्स इन अ होमोलोगस सीरीज डिफर इन देयर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बाय CH3 यूनिट। अब ये हो गई गड़बड़। क्या बोला यहाँ पे, असर्शन क्या बोल रहा था कि C3H8 and C4H10 क्या होते हैं, सक्सेसिव मेंबर्स होते हैं किसके, होमोलोगस सीरीज ऑफ मीथेन। भाई मीथेन क्या होता है, मीथेन होता है CH4, और अगर आप इस मीथेन में क्या ऐड करते जाओ, एक एक CH2 यूनिट ऐड करते जाओ, तो आप कहां पहुंचोगे, C3H8 और C4H10 में। चलो करके देख लेते हैं। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, सबसे पहले हम मीथेन में ऐड करते हैं CH2, तो ये क्या बन जाएगा, C2H6 बन जाएगा। ठीक है, फिर इस C2H6 में भी हम क्या करते हैं, एक और CH2 ग्रुप ऐड करते हैं, तो ये क्या बन जाएगा, C3H8 बन जाएगा। इस C3H8 में भी हम क्या करते हैं, एक CH2 ग्रुप ऐड करते हैं, तो ये क्या बन जाएगा, C4H10। तो डेफिनेटली असर्शन हमारा ये बात सही बोल रहा है कि हमारे पास अगर मीथेन है और मीथेन की अगर हम क्या बनाए, एक होमोलोगस सीरीज बनाए, यानी कि सक्सेसिव मेंबर्स में अगर हम CH2 ग्रुप अगर हम ऐड करते जाएं, तो हम कहां पहुंचेंगे, C3H8 और C4H10 तक पहुंच जाएंगे। यानी कि C3H8 और C4H10 क्या है, मीथेन की होमोलोगस सीरीज के क्या है, सक्सेसिव मेंबर्स हैं। तो हमारा असर्शन क्या है, बिल्कुल सही है। इसके बाद में रीजन क्या है, एनी टू सक्सेसिव मेंबर्स इन अ होमोलोगस सीरीज डिफर इन देयर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बाय अ CH3 यूनिट। बिल्कुल भी नहीं,
सक्सेसिव मेंबर्स एक दूसरे से अपने मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में किससे डिफर करते हैं? CH2 यूनिट से डिफर करते हैं, CH3 से नहीं करते हैं। तो यहां पे आप क्या लिखोगे? असर्शन तो करेक्ट है लेकिन रीजन फॉल्स है। रीजन तो फॉल्स है, वो जब रीजन ही फॉल्स रहेगा तो वो किसी भी असर्शन को जस्टिफाई कर ही नहीं सकता। रीजन अगर ट्रू होता है ना तो शायद वो एक ऐसी पॉसिबिलिटी बनती है कि ट्रू रीजन क्या करे, किसी असर्शन को आकर के जस्टिफाई करे। लेकिन अगर रीजन ही फॉल्स है तो वो क्या किसी असर्शन को आकर के जस्टिफाई करेगा? तो एनी टू सक्सेसिव मेंबर्स इन अ होमोलोगस सीरीज डिफर इन देयर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बाय अ CH2 यूनिट। खत्म बात, ठीक है। तो ये रहा क्या, एक और क्वेश्चन। क्या इसके आगे आपका क्वेश्चन है? नहीं। तो आज के सेशन के लिए बस इतना ही। आज के सेशन में हमने कई तरह के सवाल सॉल्व करे हैं। आई होप सभी बच्चों को सभी टाइप के क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में और वहाँ डिस्कस करेंगे कुछ और हमारे चैप्टर्स को क्लास 10th केमिस्ट्री के। तब तक आप क्या करेंगे? कीप लर्निंग विथ मैग्नेट ब्रेन्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।